चैप्टर 17 उर्दू के कवि और कविता। 11 बजे से कविता आरंभ हुई। पहले जो साहब आए वही युवक थे। अपने घुटनों के बल बैठ गए। फिर अपनी जेब में से उन्होंने एक मोड़ा माड़ा बादामी कागज का टुकड़ा निकाला और एक एक पंक्ति गाकर पढ़ने लगे। सुनने वाले दो तीन मिनट पर वाह वाह की ध्वनि निकाल रहे थे और लोग झूमते भी जाते थे। कभी कभी तो इतने जोर से शोर होता था कि समझ में नहीं आता था कि कवि महोदय क्या कह रहे हैं। मेरी समझ में कभी एक आध शब्द आ जाता था। जब वहां पहुंच ही गया था तब मैंने सोचा कि कुछ समझता भी चलूं। मैंने मौलवी साहब से कहा कि आप मेरे निकट बैठे तो इस मुशायरे का आनंद कुछ मैं भी उठाऊं। मौलवी साहब मेरी बगल में आकर बैठ गए। एक बार एक कवि ने एक शेर पढ़ा। लोगों ने वाह वाह का तांता बांध दिया और लोग लगे चिल्लाने, मकरी शाह मकरी शाह। मैंने मौलवी साहब से पूछा कि यह मकरी शाह कौन थे। नादिर शाह, अहमद शाह, बहादुर शाह का नाम तो मैंने पुस्तकों में पढ़ा था, परंतु मेरा अध्ययन इतिहास का इतना गंभीर नहीं है कि मकरी शाह का नाम जान लेता। फिर कविता में इनका क्या प्रयोजन। मौलवी साहब ने कुछ मुंह बनाकर उत्तर दिया, मकरी शाह नहीं, ये कह रहे हैं मुकर्रर इरशाद, जिसका अर्थ है कि फिर से कहिए। मैंने कहा कि तब सीधे सीधे फिर से कहिए क्यों नहीं कह देते, जिसमें मेरे ऐसे लोगों की समझ में भी आ जाता। मौलवी साहब ने मुझे समझाया कि कवि, हकीम, डॉक्टर को जो कुछ भी कहना होता है सीधे ढंग से नहीं कहते। जैसे किसी हकीम को सौंफ का अर्क कहना होगा तो यूं नहीं कहेगा, कहेगा अर्क बादियान। किसी डॉक्टर को कहना है कि खोपड़ा फूल गया है तो वह कहेगा क्रॉनिकल इन्फ्लेमेंजाइटिस। इसी प्रकार यदि कवि को कहना होगा कि ओस सूख गई तो वह कहेगा शबनम के मोती चोरी हो गए। किसी के हृदय में वियोग की बेचैनी है तो वह कहेगा हिज्र के समुद्र में मेरी किश्ती डांवाडोल हो रही है। इन्हीं बातों को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। देखिए, ये जो शायर साहब आ रहे हैं बड़ी ही ऊंची कविता करते हैं। इनकी कविता ध्यान से सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। इन्होंने गाकर कविता पढ़नी आरंभ की। पहली पंक्ति पर ही वाह वाह की ध्वनि हाल भर में गूंज पड़ी और दूसरी पंक्ति पढ़ते पढ़ते वह कवि महोदय लगभग खड़े हो गए और वाह वाह की मुकर्रर इरशाद और सुभान अल्लाह के शब्द से हॉल की छत हिलने लगी। बाहर वाला यदि कोई सुनता तो समझता कि झगड़ा हो रहा है। मैंने मौलवी साहब से कहा, क्या कहा इन्होंने, मुझे भी समझाइए। मौलवी साहब ने कहा कि इन्होंने जो कहा वह मेरी समझ में भी नहीं आया। मैंने कहा कि आपने तो बड़े जोरों से वाह वाह कहा। मौलवी साहब ने कहा कि बात यह है कि ये देश के बहुत बड़े उर्दू के कवि हैं, इसलिए इन्होंने जो कुछ कहा होगा बहुत ऊंचे दर्जे की बात कही होगी। मुशायरे का नियम है कि वाह वाह बड़े कवियों की कविता पर अवश्य करना चाहिए, चाहे समझ में आए चाहे नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से आधे से अधिक ऐसे हैं जिन्हें बहुत सी कविताएं समझ में नहीं आती। कुछ तो इनमें ऐसे हैं जो दुकानदार हैं, दिन भर कपड़ा बेचा, तरकारी बेची, बिसात खाने का सामान बेचा, रात को कविता सुनने चले आए। इनका यही गुण है कि कहीं उर्दू का कविता पाठ होगा, ये जाएंगे अवश्य। ये लोग भी वाह वाह और सुभान अल्लाह करते हैं। इससे कवि का मन बढ़ता है और उर्दू साहित्य की उन्नति होती है। मुझे ये बात कुछ विचित्र सी जान पड़ी, परंतु अपने अपने यहाँ का नियम ठहरा। मैं तो मूक दर्शक था। मैंने मौलवी साहब से कहा कि तब तो मैं भी वाह वाह कर सकता हूँ। मौलवी साहब ने कहा, अवश्य, यह आवश्यक नहीं है कि समझ में आए। वाह वाह कहते कहते कविता समझ में आने लगेगी। मैं यही सोच रहा था कि कब से आरंभ करूं। एक शायर साहब आए, बड़े बड़े बाल, आंखें लाल लाल और हाथ में एक रेशम का रुमाल। अवस्था कोई 20 साल की होगी। मूंछें साफ थीं, दाढ़ी भी नहीं थी। चाल ढाल ऐसी थी जैसे अभी किसी होटल से 15 पैगे चढ़ाकर आए हैं। मैंने समझ कि यह अवश्य ऊंचे दर्जे का कवि होगा। यद्यपि अवस्था अधिक नहीं है किंतु रचना इसकी अवश्य उत्कृष्ट होगी। कविता और अवस्था में तो कोई संबंध नहीं है। कीट्स 23 साल की अवस्था में जो लिख गया वह 73 साल में भी लोग नहीं लिख पाए। ज्यों ही उसने बड़े सुरीले ढंग से 2 पंक्तियां पढ़ी, मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि लोगों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। बड़े जोरों से 2 बार वाह वाह कहा, परंतु देखता क्या हूं कि उस उपस्थित जनता में किसी और के मुख से कोई शब्द नहीं निकले। सन्नाटा सा रहा। लोग मेरी ओर आंख गड़ाकर देखने लगे। मुझे यह नहीं जान पड़ा कि क्यों लोग मेरी ओर ऐसे देखने लगे। मेरा मुंह एकदम लाल हो गया। मैंने मौलवी साहब से पूछा कि क्या बात है, इस बार सब लोग चुप क्यों हैं। मौलवी साहब बोले, आपने बड़ी गलती की। इसने एक ऐसी बात कही है जो मुसलमानी विचारों के विरुद्ध है। इसने कहा कि एक समय वह आएगा जब इस्लाम आदि कोई धर्म पृथ्वी पर रह नहीं जाएगा। मैंने कहा कि इसमें क्या, ये तो कविता है। मौलवी साहब ने कहा कि नहीं, कविता में भी हम लोग कोई ऐसी बात नहीं लाना चाहते जो धर्म और परंपरा के विरोध में हो। मैंने कहा, तब तो नवीन विचार आ ही नहीं सकते। मौलवी साहब ने कहा कि नवीन विचार तो संसार में कुछ है नहीं, जो लिखा जा चुका है वही है। ये लड़का रूसी विचारों को मानने वाला है।
आपको जब प्रशंसा करनी हो तब मुझसे पूछकर वाह वाह कीजिए। इसके बाद उसने कुछ और पढ़ा। इस पर एक बहुत वृद्ध मौलाना खड़े हो गए और कहा कि सभापति महोदय से मेरा अनुरोध है कि इनका पढ़ना बंद कर दिया जाए। यह इस्लाम का अपमान है। उस युवक ने कहा कि मैं बुलाया गया हूं, मुझे न पढ़ने देना मेरा अपमान है। इसी में सभापति महोदय ने अधिवेशन बंद कर दिया। मैंने मौलवी साहब से पूछा कि जहां कोई रूसी विचारों का नहीं पहुंचता वहां का मुशायरा कैसे समाप्त किया जाता है। 3 बज रहे थे। मैंने उस युवक को धन्यवाद दिया कि मुशायरा समाप्त करने में उसने बड़ा सहयोग किया। चैप्टर 18 शासन का रहस्य। कानपुर में रहते रहते जीवन उपसा गया। नित्य वही दिनचर्या, नित्य वही लोग और नित्य वही क्लब की संध्या। मन हो रहा था कि छुट्टी लेकर इंग्लैंड 2-3 महीने के लिए हो आऊं। धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही थी, परंतु अभी छुट्टी नहीं मिल सकती थी। कर्नल साहब ने एक दिन क्लब में मुझे उदास देखकर कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने उन्हें सब बातें बता दी। उन्होंने कहा कि तुम पहली बार इस देश में आए हो, यहाँ की गर्मी सह न सकोगे, पहाड़ पर चले जाओ। मेरे मन में बात बैठ गई। रेलवे कंपनी को लिख अनेक पहाड़ी नगरों के संबंध में साहित्य एकत्र किया। कई पुस्तिकाएं भी एकत्र की। उन्हें पढ़ने से जान पड़ा कि सभी पहाड़ियां स्वर्ग के समान हैं। शिमला पर पुस्तक पढ़ने से जान पड़ा कि संसार में शिमला से बढ़कर कोई पहाड़ है ही नहीं। परंतु जब दार्जिलिंग के संबंध में पढ़ने लगा तब समझ में आया कि दार्जिलिंग के सामने सभी पहाड़ तुच्छ हैं। इसी प्रकार जब जो पुस्तक पढ़ता जान पड़ता है कि यही नगर सबसे उत्तम गर्मी का समय बिताने योग्य है। मैं 2 बातों की ओर ध्यान देता था। ऐसा पहाड़ हो जहां नाच की अच्छी सुविधा हो, गोल्फ और क्रिकेट खेलने की अच्छी व्यवस्था हो, शराब खूब मिलती हो और भारत के संबंध में अध्ययन करने के लिए कुछ अवसर मिले। मैंने बनारस के संबंध में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के पास एक लेख भेजा था जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई और उनकी त्रैमासिक पत्रिका में वह लेख प्रकाशित भी हुआ। मैं इस देश के संबंध में और भी लिखना चाहता था, इसलिए यहाँ के विख्यात स्थान और पुराने ऐतिहासिक स्थानों को देखने की भी बड़ी लालसा थी। मैं स्वयं निश्चय नहीं कर सका कि कहाँ जाना चाहिए। कर्नल साहब से पूछा। उन्होंने कहा कि देखो, उसी पहाड़ पर जाना चाहिए जहां हिंदुस्तानी लोग कम जाते हों। मैंने कहा कि हिंदुस्तानी लोग कुछ छीन तो लेंगे नहीं और मैं इनके संबंध में कुछ जानना चाहता हूं। यदि ऐसे स्थान पर जाऊं जहां ये लोग भी हों तो पीछे बहुत सा काम निकल सकता है। कर्नल शूमेकर ने कहा कि यह सबसे बड़ी भूल होगी। यदि हम उनसे मिलने जुलने लगेंगे तो हम उन पर शासन नहीं कर सकेंगे। जिन पर शासन करना हो उनसे कभी हिल मिलकर नहीं रहना चाहिए और जो बातें उनकी अच्छी भी हो उन्हें भी यही कहना चाहिए कि यह किसी काम की नहीं है। मैंने कहा कि यह तो झूठी बात होगी, अच्छी बात को बुरी बात कहना। कर्नल साहब ने कहा कि यदि झूठ बोलने से वेतन अच्छा मिले तो कोई पाप नहीं, और एक बात तुम नहीं जानते। ऐसा कहते कहते स्वयं भारत वाले विश्वास करने लगते हैं कि इन्हीं की बात सच होगी। इसलिए हमारे देश के कितने ही लोगों ने किताबें लिखी हैं जिनमें मनमाना लिख दिया है और भारतवासी उसी को प्रमाण मानने लगे हैं। यदि तुम आज एक पुस्तक लिख दो और उसमें लिख दो कि मद्रास में एक पत्थर मिला है जिस पर एक लेख लिखा था जो अब घिस गया है कि उनके बड़े भारी राजा का नाम राम इसलिए पड़ा कि वह रोम से आए थे, तो भारत के सब विद्वान इसे मान लेंगे और कॉलेज तथा स्कूल की सब पुस्तकों में वही छापा जाएगा। जो चतुर हैं वह इसी पर एक ग्रंथ लिख डालेंगे और कहेंगे कि किसी पुराण में भी इसका संकेत आया है, किसी शास्त्र में भी, और विश्वविद्यालय से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल जाएगी। मैंने कहा, किंतु हम लोग इंग्लैंड में कहते हैं कि भारतवासियों को हम स्वराज्य के लिए शासन सिखला रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें पथभ्रष्ट करना कहां तक ठीक होगा। कर्नल साहब बोले कि कहने के लिए जो जब चाहे कह दो, फिर उसे बदल सकते हो। तुम जानते नहीं, ये हमारी जाति की विशेषता है। परिवर्तन जीवन है, स्थिरता मृत्यु। सरिता में जीवन है, पहाड़ में मृत्यु। मैं तो पहाड़ के संबंध में पूछने गया था और विषयांतर होने लगा। मैं विषय बदलने वाला ही था कि कैप्टन बफेलो पायनियर की प्रति लिए हुए आगे और बड़ी शीघ्रता से बोले, कर्नल साहब मैं बर्बाद हो गया। कर्नल साहब ने कहा, बात क्या है? बफेलो साहब ने कुछ कहा नहीं, केवल समाचार पर उंगली दिखाई। समाचार पत्र में 27 अप्रैल का तार कानपुर के संवाददाता का छपा था कि श्रीमती बफेलो 17वीं मराठा राइफल नाम की पलटन के कप्तान शेपर्ड के साथ भाग गई। कर्नल साहब ने कहा कि बात क्या है? बफेलो साहब ने कहा कि मैं शिकार के लिए 4 दिनों से बाहर था। कल रात मैं देर से लौटा। सवेरे पत्नी के स्थान पर यह समाचार मिला। अब क्या करना चाहिए? कर्नल साहब बोले, करना क्या चाहिए? विवाह विच्छेद की एक अर्जी कचहरी में देनी चाहिए और दूसरे विवाह के लिए चेष्टा करनी चाहिए। मैंने कहा, किंतु ये तो जानना चाहिए कि कारण क्या है और क्यों कैप्टन शेपर्ड के साथ वह भागी। इस समाचार में कहां तक सच्चाई है, ये भी जानना आवश्यक है। कर्नल साहब ने कहा कि इस पर बेकार समय नष्ट करना है। स्त्रियों का भाग जाना ही स्वाभाविक है, घर में रहना ही अस्वाभाविक है। रह गई दूसरे विवाह की बात। कैप्टन बफेलो, तुम्हारी क्या उम्र है?
कैप्टन ने कहा कि 29 वर्ष 7 महीने 3 दिन। कर्नल साहब बोले, तुम तो कप्तान होने योग्य नहीं हो। मेरा जब विवाह हुआ तब मैंने पत्नी से कह दिया, देखो यदि तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं दूसरे ही दिन दूसरा विवाह कर लूंगा और इससे कुछ मतलब नहीं कि किससे। यदि 100 स्त्रियां छोड़ेंगी तो 100 विवाह करूंगा। फल ये हुआ कि आज 47 साल विवाह के हो गए पर कभी अलग होने की बात नहीं आई। मैंने कहा, इसी से मैंने विवाह नहीं किया। कर्नल ने कहा, विवाह कोई करता नहीं, हो जाता है। और फिर बफेलो महोदय की ओर उन्होंने संकेत करके कहा कि आप अमुक बैरिस्टर से मिलिए और आज ही कचहरी में दरखास्त दे दीजिए। जब बफेलो चले गए, मैंने कर्नल से कहा कि आपने सहानुभूति नहीं दिखाई, बड़ा रूखा बर्ताव दिखाया। उन्होंने कहा कि एक बार की बात हो तो सहानुभूति दिखा दूं। अभी कितनी बार उनकी पत्नी भागेगी, कितनी बार विवाह विच्छेद होगा, कहां से इतनी सहानुभूति लाऊं। जैसे प्रति वर्ष या दूसरे वर्ष हम लोग अपनी वर्दी बदल देते हैं, सेना के अफसर अपनी पत्नियां बदलते हैं और उनकी पत्नियां अपने पति, यही मैं इतने दिनों की नौकरी में देखता चला आ रहा हूं। मैंने कहा, अच्छा है, मैं अपना जीवन अविवाहित ही बिताऊंगा। देर हो रही है, मुझे आप ये बता दें कि मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से और मनोरंजन की दृष्टि से भी किस पहाड़ पर जाना उचित होगा। कर्नल साहब ने कहा, मुझे पहाड़ों का विशेष अनुभव नहीं है। मैं तो 2-1 बार पहाड़ पर गया हूं। गर्मी के दिनों में दिन भर खसकी टट्टी में रहता हूं, पंखा चला करता है और बर्फ और बियर पीता रहता हूं। परंतु तुम्हारे लिए अभी यह ठीक नहीं होगा। तुम्हारे लिए शिमला, नैनीताल या मसूरी ठीक हो सकता है। डलहौजी अच्छी जगह है किंतु वहां मनोरंजन नहीं है। लैंसडाउन भी ठीक है किंतु वह भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, मैं वहीं जाना चाहता हूं जहां भारत के जीवन के अध्ययन करने का अवसर मिले। मैं धीरे धीरे भारत की ओर आकृष्ट होने लगा हूं। चैप्टर 19, मसूरी की यात्रा। बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये निश्चय किया कि मसूरी चलूं। व्हीले की दुकान से मसूरी के संबंध में 3-4 पुस्तकें लाया और सामान की तैयारी होने लगी। आज अप्रैल की 22 तारीख को मैं मसूरी के लिए चला। स्टेशन पर मुझे एक मित्र पहुंचाने के लिए आए। जिस डब्बे में सवार हुआ केवल 2 व्यक्ति थे, एक मैं और एक और सज्जन थे। बहुत पतले न बहुत मोटे, अवस्था कोई 40 साल, रंग आसमानी, एक बेंच पर लेटे हुए थे। ज्यों ही मैंने डब्बे में पांव रखा घबराकर उठ बैठे। कुछ सहमे सकप कैसे, परंतु मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मेरा सब सामान रखा जा रहा था। तब तक वह खिड़की के पास गए और गाड़ी चलते चलते उन्होंने अपने नौकर को, जो नौकरों वाले डिब्बे में बैठा था, बुला लिया। गाड़ी चल पड़ी। वह मेरी ओर कभी कभी देख लिया करते थे। नौकर से उन्होंने कहा, हुक्का चढ़ाओ। मेरी समझ में केवल चढ़ाओ शब्द आया। मैंने समझा कि उनका अभिप्राय यह है कि मुझे ऊपर वाले बेंच पर चढ़ा दो। मैंने समझा, हो सकता है अपने से वहां चढ़ सकने में असमर्थ है। मैंने सोचा कि अवसर अच्छा है, इन्हें सहायता भी दूं और परिचय भी हो जाए तो 24 घंटे की यात्रा भी कट जाए। परंतु मैं यह नहीं जानता था कि वह अंग्रेजी जानते हैं कि नहीं। उर्दू बोलने में मुझे संकोच होता था, लाज भी लगती थी। न जाने कैसे हिंदुस्तानी लोग फरफर अंग्रेजी बोल लेते हैं, उन्हें कुछ लज्जा नहीं लगती। देखा कि उनके पास ही अंग्रेजी के समाचार पत्र रखे हैं, एक पुस्तक भी पढ़ी है। मैं इतना तो समझ गया कि इन्हें अंग्रेजी आती है। मैंने अंग्रेजी में कहा, यदि मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तैयार हूं। मैं आपको ऊपर की बेंच पर चढ़ा सकने में सहायक हो सकता हूं। उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कुछ डर गए हों और नौकर से पता नहीं क्या कहा। इसके बाद ही एक स्टेशन आया और गाड़ी खड़ी हो गई। वह उतरकर बाहर गए और कुली बुला लाए और अपना असबाब उतारने के लिए कहने लगे कि दूसरे डब्बे में चलो। संयोग की बात थी कि पहले दर्जे का कोई दूसरा डब्बा नहीं था, इसलिए वह स्टेशन मास्टर को बुला लाए। न जाने क्या कहा। स्टेशन मास्टर ने मुझे कहा कि आप इन्हें क्यों नहीं बैठने देते, स्थान तो काफी है। मैंने कहा कि मैंने तो कोई आपत्ति नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि यह मुझे ऊपर के बर्थ पर जबरदस्ती चढ़ा रहे थे। स्टेशन मास्टर के पूछने पर मैंने कहा कि इन्होंने नौकर से कहा, मैंने केवल इनकी सहायता करनी चाहिए। सब जानने पर बड़ी हंसी हुई और हम लोग मित्र हो गए। मैंने अपना परिचय दिया और उनका नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम बताया, राजा काली नागमर्दन प्रसाद राय नारायण सिंह। मुझे भारतवासियों के नाम के संबंध में कुछ नहीं ज्ञात था, फिर भी मैंने ये समझा कि यह बड़े आदमी हैं, बड़े आदमियों का नाम भी बड़ा होता होगा। इसके बाद हुक्का चढ़ा। अब मेरी समझ में आया कि हुक्का क्या होता है। एक विचित्र प्रकार का चांदी का लोटा था, जिसकी गर्दन पतली थी। उस गर्दन में लंबी लंबी नलियां बैठाई हुई थीं। उन नलियों के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था। एक नली के ऊपर मिट्टी का एक बर्तन रखा गया। ये बर्तन फूल की शक्ल का था, जिसके एक ओर छेद था, दूसरी ओर बड़ी सी जगह। इसमें एक काली वस्तु रखी गई जो पीछे पता चला कि तंबाकू है। इस पर एक मिट्टी का छोटा सा ढकना सा रखा गया और उस पर धधकते हुए अंगारे। दूसरी नली में से एक और बड़ी नली लगी हुई थी, जिसमें मुंह लगाकर राजा साहब पीने लगे और उनके मुंह से धुआं निकलने लगा, ठीक छोटी लाइन के इंजन की भांति।
अब यही समझ में आया कि हुक्का एक प्रकार का हिंदुस्तानी पाइप है। अंग्रेजों की जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारत में 4 प्रकार से तंबाकू पी जाती है। एक तो बीड़ी से, जिससे 2 प्रकार के लोगों को मैंने पीते देखा है, एक तो मजदूर लोग और दूसरे क्रांतिकारी लोग। जब कोई अंग्रेज किसी गरीब को बीड़ी पीते देखे तब समझ ले कि यह किसी मिल का मजदूर, किसान, लोहार, बढ़ई या साधारण दुकानदार होगा, और किसी साफ कपड़ा पहनने वाले को पीते देखे तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह क्रांतिकारी दल का सदस्य या अराजकतावादी या समाजवादी होगा। दूसरे प्रकार के वह लोग हैं जो हम लोगों की भांति सिगरेट या सिगार पीते हैं। ये वही लोग हैं जिनके भरोसे भारत में अंग्रेजी राज्य स्थिर है। इन लोगों से किसी प्रकार का भय नहीं है। ये लोग भाषण बहुत अच्छा देते हैं। तीसरा प्रकार हुक्का है। मुझे राजा साहब से पता चला कि इसे विविध प्रकार से लोग प्रयोग करते हैं, किंतु ये राजा रईसों के पीने का ढंग है। सवेरे उठने के पश्चात, भोजन के पश्चात, सोने के पहले ये लोग इसका सेवन करते हैं और 2 घंटे कम से कम इसमें लगते हैं। यदि इस प्रकार न पिया जाए तो बड़प्पन में अंतर आ जाता है, और यदि यो न पिया जाए तो 24 घंटे का समय भी काटना कठिन है। इस प्रकार से 6 घंटे कट जाते हैं। राजा साहब ने बड़ा कष्ट करके हुक्के के सब भागों का नाम बताया और कैसे धुआं निकलता है ये भी समझाया। जिसमें तंबाकू रखा जाता है उसे चिलम कहते हैं। गांव के लोग केवल चिलम हाथ में लेकर पी लेते हैं। राजा साहब ने इस विषय में बहुत खोज भी की थी। उनका कहना था कि यह शब्द संस्कृत चिलमिलिका से बना है। चिलमिलिका का अर्थ बिजली होता है। इसका सेवन करने से मनुष्यों में बिजली के समान स्फूर्ति आ जाती है, इसलिए इसे भी लोग चिलमिलिका कहने लगे। इसके बाद वह जोर जोर से पीने लगे। धुआं निकलता था और गड़बड़ शब्द भी हो रहे थे, जैसे बरसात में किसी नाले में पानी बहता है। राजा साहब ने मुझसे पीने के लिए कहा। मैंने पहले तो कहा कि मैं सिगरेट पीता हूं और मेरे पास है भी। यह न कह सका कि कैसे जूठा पी सकता हूं, किंतु संभवतः वह मेरी बात समझ गए। उन्होंने नौकर से कुछ कहा और एक चांदी की नली निकाली। उसे नौकर ने साफ किया और वह उन्होंने उस हुक्के की नली पर लगा दी और मेरे सामने नौकर ने पीने के लिए बढ़ा दिया। मैंने 2-1 बार खींचा तो उतना धुआं न निकला जितना राजा साहब के मुंह से निकलता था। मैंने समझा कि इससे मेरी दुर्बलता जानी जाएगी। हुक्के को अपने पास खींचकर टेढ़ा करके बड़ी जोर से खींचा। एकाएक मेरे मुंह में आधा बोतल पानी भर गया, जिसका स्वाद बड़ा ही विचित्र था। मुझे यह नहीं मालूम था कि इसे पी जाना चाहिए। मुंह में पानी भरा था, इसलिए पूछ भी नहीं सकता था। अंत में मैंने निश्चय किया कि आधा पी जाऊं और आधा कुल्ला कर दूं। राजा साहब ने मेरी स्थिति समझ ली और कहा कि तुरंत कुल्ला कर दीजिए। 2-3 बूंदें मेरे गले में गई होंगी। मैंने सारा पानी कुल्ला कर दिया। राजा साहब बोले कि हुक्का पीना सबका काम नहीं है, कितने दिनों के बाद आता है। फिर मुझे सब ब्यौरा समझाया और कैसे पीना चाहिए बताया। मैंने उसे ढंग से पीना आरंभ किया। अब तो मुझे धुआं निकालने में बड़ा आनंद आने लगा। पेंशन लेने के बाद जब समय किसी और काम में न कटेगा, मैं भी इसी प्रकार तंबाकू देवी की आराधना करूंगा। सिगरेट सिगार पीना गद्य है, इस प्रकार से तंबाकू पीना कविता है। चैप्टर 20। मसूरी में। राह में राजा साहब से मेरी घनिष्ठता हो गई और यह निश्चय हो गया कि हम लोग एक साथ ही ठहरेंगे। जिस समय 9 बजे के लगभग हम लोग पहुंचे तो हमारी कार को कुलियों ने घेर लिया। मैंने समझा कि डाकुओं के समूह ने लूटने के लिए हमारे ऊपर छापा मारा है, किंतु देखा कि सभी कारों और लारियों के साथ ऐसा ही हुआ है। यहां ऐसी ही प्रथा जान पड़ती है। राजा साहब के नौकर और उनके मैनेजर ने हमारे असबाब की देखरेख की। होटल वालों ने हाथ में एक कार लेकर हमारी अगवानी की। मैंने तो पहले से ही निश्चय कर रखा था कि सेवाए अथवा शारलिविले होटल में ठहरूंगा और लोगों को असबाब के साथ छोड़कर राजा साहब और मैं रिक्शा पर चल पड़े। राजा साहब से मैंने पूछा कि सेवाए में चला जाए कि शारलिविले में ठहरे। राजा साहब ने कहा कि मैनेजर साहब आ जाए तब निश्चय हो। मैंने कहा कि आप ठीक बताइए, हम लोगों को तो रहना है। राजा साहब ने कहा कि रहने, खाने, पीने, कपड़ों का प्रबंध हमारे परिवार में कई पुश्तों से मैनेजर लोग ही करते आए हैं। अब इस प्रथा को तोड़ना कुछ उचित न होगा। मैंने कहा, इसमें प्रथा की तो कोई बात नहीं है, सुविधा की बात है। राजा साहब बोले, हमें यही नहीं पता है कि किस स्थान में सुविधा होगी। एक विचित्र बात है कि हमारे मंत्री और मैनेजर कैसे जान लेते हैं कि हमें किस स्थान में सुविधा होगी और किस स्थान में असुविधा। मैं तो निश्चय ही नहीं कर सकता, वह लोग निश्चय कर लेते हैं। मैंने कहा कि अच्छा, थोड़ी देर के लिए मुझे ही अपना मंत्री मान लीजिए और जहां मैं कहूं वहीं ठहरिए। उन्होंने कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अच्छा होता यदि उनके आने तक 10-5 मिनट हम लोग ठहर जाते। किंतु राजा साहब को मैंने बहुत समझाया। तब राजा साहब बोले, मैं उन्हें वेतन देता हूं यही सब काम करने के लिए। अब मैं कहां तक इन बातों में दिमाग खपाऊं। कोई सिद्धांत की बात हो, बहुत बड़ी समस्या हो तो कुछ सोचा भी जाए। साधारण बातें जैसे कहां ठहरना, किस समय चलना, कैसे चलना, ये सब नौकर, चाकर, मैनेजर तथा मंत्री कर लिया करते हैं।
इतने में मैनेजर महोदय भी आ गए और यही राय ठहरी की सेवाएं में ठहरेंगे क्योंकि वही उन्होंने पहले से ठीक कर रखा था। वहां ऐसा स्थान हम लोगों को मिल गया जिसमें 4 कमरे, एक बैठक और भी सुविधाएं थी। हम लोगों के आने के तीसरे ही दिन राजा साहब ने इसी होटल में एक दावत दी। उसमें मसूरी में उपस्थित अनेक राजा, अनेक अफसर इत्यादि बुलाए गए थे। पहली दावत थी जिसमें मैं गया, जिसमें अंग्रेज तथा हिंदुस्तानी लोग भी थे। राजा साहब ने मुझसे और लोगों का परिचय कराया। मैंने शर्माते शर्माते लोगों से परिचय प्राप्त किया। हिंदुस्तानियों ने मेरा बड़ा सत्कार किया। सेना में लेफ्टिनेंट कोई ऊंची जगह नहीं है, फिर भी ऊंचे ऊंचे पद के भारतीयों ने तथा बड़े बड़े धनी भारतीय पुरुष स्त्री जो इस समय मुझसे मिले ऐसे मिले मानो हम भारत के वायसराय हैं। उसी होटल में नृत्य भी हुआ। मैं भी कई स्त्रियों के साथ नाचा। मुझे भी देखकर आश्चर्य हुआ कि भारतीय स्त्रियां साड़ी पहनकर उतनी अच्छी तरह नाच सकती हैं जितनी विलायती स्त्रियां, और उनमें भी उतने ही संकोच और झिझक की कमी होती है जितनी विलायती स्त्रियों में। कम से कम मसूरी में जो स्त्रियां उस दिन नाच में सम्मिलित हुई थीं उनका यही हाल था। दूसरे दिन पता चला कि केवल शराब में लगभग 1300 रुपये लगे थे। इसी से मैंने समझ लिया कि राजा साहब कोई साधारण राजा नहीं है। दूसरे दिन राजा साहब के मैनेजर से बात होने लगी। तब मैंने पूछा कि राजा साहब तो बहुत ही बड़े दिल के व्यक्ति जान पड़ते हैं, इनके राज्य का विस्तार बहुत बड़ा होगा। मैनेजर साहब ने कहा कि यह सचमुच बहुत बड़े राजा हैं। 11 लाख का इनका राज्य है, परंतु 17 लाख इनकी स्टेट पर कर्ज है। मैंने कहा कि तब क्यों इतना खर्च करते हैं? मैनेजर बोले, हमारे देश के राजा और धनी लोग पैसे का कुछ भी मूल्य नहीं समझते। आपने सुना ही होगा कि हर्षवर्धन महाप्रतापी राजा था जो प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रयाग में जाकर अपना सारा धन निर्धनों को बांट देता था। उसी की परंपरा आज तक भारतीय राजा महाराजा ढोते चले जा रहे हैं, मगर आजकल के राजाओं ने इस धन वितरण करने को कला का स्वरूप दे दिया है। पहले तो केवल यूं ही बंटवा देते थे, बढ़ता तो अब भी है, किंतु नृत्य में, होटलों में, खाने में, पीने में, इसके द्वारा अनेक उद्योग धंधों में प्रगति होती है, कल कारखानों को उत्तेजना मिलती है और आनंद का आनंद मिलता है। राजा साहब के साथ मसूरी में बड़े सुख से था। मैंने जब से सुना कि राजा साहब के ऊपर कर्ज का बोझ है कुछ चिंतित था, किंतु राजा साहब को तनिक भी चिंता न थी। ये चिंता का काम भी उनके कर्मचारियों को ही करना पड़ता था। राजा साहब को इससे मुक्ति हो गई है। मैं एक दिन मसूरी के संबंध में बैठा बैठा सोच रहा था, अंग्रेजी राज्य के विस्तार में ये लोग बड़े सहायक हैं। अंग्रेजी राज्य का रंग लाल माना गया है। भारत का नक्शा तो इसीलिए लाल है ही, लाल लिपस्टिक भी यहाँ की स्त्रियों ने अपना लिया है। मसूरी में लिपस्टिक की बड़ी खपत है। देशी विदेशी सभी महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि यहाँ की स्त्रियों में भी सभ्यता का प्रसार हो रहा है। ऐसी अवस्था में इंग्लैंड में भी यह जो कभी कभी शंका हो जाती है कि ब्रिटिश शासन की नींव कुछ हिल रही है, निर्मूल है। इसी प्रकार से यदि हमारी सभ्यता की और भी बातें धीरे धीरे यहाँ फैलने लगे तो हमारे शासन की नींव और भी दृढ़ होती चले। चैप्टर 21 हिंदुस्तानी दावत। मसूरी 2.5 महीने रहा। राजा साहब से मित्रता तथा घनिष्ठता बढ़ती गई। हम लोगों का कार्यक्रम सब एक साथ ही होता था। साथ सिनेमा, साथ नाच, साथ टहलना। केवल भोजन अलग अलग होता था। राजा साहब का अपना रसोई बनाने वाला था और मैं होटल में खाता था। एक दिन मैंने राजा साहब से पूछा कि आपका विवाह हो गया है। राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझसे पूछा कि ऐसा प्रश्न आपने क्यों किया? 35 साल की मेरी अवस्था और अब भी विवाह न होगा। मैंने कहा, क्या 35 साल में विवाह होना आवश्यक है? वह बोले, हमारे यहाँ का धर्म है कि विवाह कम ही अवस्था में हो जाए। तब मैंने कहा, आप अपनी स्त्री को साथ क्यों नहीं लाए? राजा साहब ने कहा कि मेरी स्त्री शिक्षित नहीं है और आजकल के सभ्य समाज के रहन सहन, बोल चाल का उसे पता नहीं, इसलिए उसे अपने साथ लाना उपहास सा जान पड़ेगा। मैंने पूछा कि आपने उसे पढ़ाने का उद्योग क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि बात यह है कि वह हिंदी जानती है और थोड़ा संस्कृत जानती है, परंतु शिक्षा इसी को तो नहीं कहते। उसे यह नहीं पता कि कांटा दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है कि बाएं से। जूते की एड़ी 1.5 इंच ऊंची होना चाहिए कि 2.5। काकटेल को कितनी बार हिलाना चाहिए और हाथ मिलाने के समय कितने जोर से हाथ दबाना ठीक होगा। भला कैसे शिक्षित कहें? कई बार कहा, किंतु उसने विस्की नहीं पी, शैंपेन तक नहीं पी। भला हिंदी और संस्कृत पढ़कर क्या लाभ हुआ? क्या पूजा पाठ करना है? इसी से मैं साथ नहीं लाया। हम लोगों के साथ कैसे निर्वाह होता? हमारी राय में स्त्रियों में आजकल इतने गुणों की आवश्यकता है, नाच सके, भाषण दे सके, मेज पर खा सके, सिगरेट और शराब पी सके, और इसके अतिरिक्त यदि वह मोटर तथा बंदूक चला सके तो और भी अच्छा है। खेद है कि मेरी स्त्री को इन आवश्यक बातों की शिक्षा नहीं है। मैंने कहा, आपके आदर्श सचमुच ऊंचे हैं। मैंने उनके साथ सहानुभूति भी दिखाई। राजा साहब सचमुच सहानुभूति के पात्र थे। जैसा मुझे पता चला, राजा साहब ने स्कूल में केवल 5वें दर्जे तक की शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु उनके रहन सहन से स्पष्ट होता था कि यूरोप की कई बार सैर की है। यूरोप की सब शराबों का नाम उन्हें ज्ञात था।
हंटले पामा के जितने प्रकार के बिस्कुट थे सबका नाम वह गिना सकते थे और वह उतनी ही चपलता से नाच सकते थे जितने विलायत के लाड का लड़का। एक दिन राजा साहब ने कहा कि आज आप मेरे यहाँ देशी भोजन कीजिए। मैंने खाने की स्वीकृति दे दी। अपने जीवन में पहली बार देशी भोजन उस दिन किया। रात में 8 बजे जब घूमकर लौटे तब हम लोग भोजन के लिए बैठे। केवल हम और राजा साहब ही इस अवसर पर थे क्योंकि हमने विशेष रूप से कह दिया था कि और कोई न रहे। राजा साहब के रसोइये ने उस दिन बड़ा परिश्रम किया था। मैं जब खाने के लिए कमरे में गया तब देखा कि मेज पर एक बारात लगी है। सब वस्तुएं एक साथ रखी हैं। 20 प्यालों में मांस तथा वनस्पति की तरकारियां थीं। 11 प्रकार के अचार थे, सब देशी, और 6 तरह की चटनियां थीं। फल थे, फिर देशी मिठाइयां थी जो 12-13 प्रकार की रही होंगी। राजा साहब ने कहा कि इस प्रकार का भोजन तो हम लोग हाथ से करते हैं, किंतु आप कांटे से खा सकते हैं। ये सब सामग्री तो केवल साधारण थी। मुख्य खाने की वस्तु तो एक गोल चिपई सी आटे की बनी तश्तरी थी, जिसे काट काट कर और किसी तरल वस्तु में डुबोकर खाना था। ये तश्तरी घी में पकाई हुई थी। मैंने इसे छुरी से काटकर और जैसे राजा साहब ने बताया था डुबोकर कांटे से मुंह में रखा। अपने जीवन में ऐसी वस्तु तो कभी खाई न थी। मसाले और मिर्चों का उदारतापूर्वक प्रयोग किया गया था। पहले तो मैंने समझा कि मुंह में किसी ने आग रखी दी है। राजा साहब के कहने से मैंने मुख में एक मिठाई रखी। कुछ जीभ को सुख मिला। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। नाक में भी जल का संचार होने लगा था। राजा साहब के कई बार कहने पर मैंने फिर एक टुकड़ा दूसरी वस्तु में डुबोकर खाया। ये पहले से कम तेज थी। इस प्रकार से मैंने थोड़ी थोड़ी सभी वस्तुएं चखीं। भारतीय भोजन का अर्थ होता है घी, मसाला और मिर्चों का उदारतापूर्वक व्यवहार। जान पड़ता है यहाँ यह वस्तुएं बहुत सस्ती मिलती हैं। एक बात और समझ में आई, ऐसे भोजन से जीभ बहुत पैनी हो जाती है। यही कारण जान पड़ता है कि भारतीय लोग बोलने में बड़े पटु होते हैं। बड़े बड़े वक्ता यहाँ पाए जाते हैं। और ऐसे ही भोजन का पूरक यहाँ की मिठाइयाँ होती हैं। दोनों सीमांत पर पहुंच जाती हैं। मिठाइयाँ खाए, मिठाइयों से कुछ घबराहट हो तो भोजन कीजिए। अचार और चटनियाँ भी बड़ी स्वादिष्ट बनाई जाती हैं। मेरा तो मन हुआ कि केवल 2 वस्तुएं खाऊं। एक का नाम था हलवा। वह आटे, घी, चीनी, केसर और संसार भर के मेवे से बनाया जाता है। राजा साहब ने इसे बड़ी विधि से बनवाया था। हलवा यद्यपि पे नहीं है क्योंकि यह तरल नहीं होता है। इसे खाने में दांतों को परिश्रम नहीं करना पड़ता और मुंह में रखते ही धीरे धीरे गले की ओर खिसकने लगता है। हम किसी यूरोपीय भोजन की सुगंध की इसकी सुगंध से तुलना नहीं कर सकते। इसमें एक गुण और है, खाते जाइए परंतु जान नहीं पड़ता कि खाया है। जिसने इस भोजन का आविष्कार किया होगा वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा। मुझे तो सबसे अधिक यही पसंद आया और सभी भोजन छोड़कर 2 प्लेट इसी की मैंने खाई। जैसे प्लासी का युद्ध बिना लड़े अंग्रेजों ने जीत लिया, उसी प्रकार बिना जीभ हिलाए और दांतों को चलाए 2 प्लेट हलवा मेरे उदर में पहुंच गया। मांस इत्यादि की प्रायः सभी प्लेटें रह गईं। अचार भी बड़े खट्टे हैं। उनके खाने के लिए भी विशेष साहस की आवश्यकता होती है। जब भोजन कर चुका तब फलों की बारी आई। राजा साहब ने अपने बाग से आम मंगवाए थे। उन्होंने मुझसे वही खाने के लिए कहा। मैंने बहुत पहले सुन रखा था कि यहाँ का आम बहुत विख्यात और स्वादिष्ट फल होता है, परंतु साक्षात्कार पहले पहल हुआ। इसे छुरी से छीलकर खाते हैं। देखने में इसके टुकड़े सुनहले रंग के होते हैं। केले की भांति यह खाने में कोमल होता है, परंतु स्वाद कोई वस्तु ऐसी नहीं होती जिससे इसकी तुलना की जाए। मुझे कविता करने की शक्ति नहीं है, इसलिए इसका गुण नहीं कह सकता, किंतु कुछ यूं कह सकता हूं। जैसे कवियों में शेक्सपियर, सिपाहियों में नेपोलियन, अखबारों में टाइम्स और मछलियों में वेल होती है, इसी प्रकार आम सब फलों में बड़ा है। यदि भारत पर शासन करने के लिए और कोई कारण नहीं हो तो केवल आम के ही लिए हम लोगों को भारत पर शासन करना आवश्यक है, और जब स्वराज्य दिया जाए तब सब शर्तों के साथ यह भी एक शर्त रहे कि प्रत्येक फसल में यहां से 2 जहाज आम इंग्लैंड भेजा जाए। चैप्टर 22 मालिश। मसूरी में 2.5 महीने राजा साहब के साथ रहा। यो तो भारत में जितने अंग्रेज रहते हैं सभी एक प्रकार से यहाँ के अतिथि हैं, किंतु मैं तो सचमुच राजा साहब का अतिथि था। राजा साहब ने होटलों को आज्ञा दे रखी थी कि लेफ्टिनेंट साहब से एक पैसा न लिया जाए। मेरा सारा बिल उन्होंने चुकाया और हम लोग साथ लौटे। मैंने छुट्टी 3 महीने की ले रखी थी। 15 दिन पहले लौटने का कारण ये था कि राजा साहब का आग्रह था कि उनके राज्य में मैं भी 10-15 दिन बिताऊं। मैं तैयार हो गया। मसूरी में मेरा जी कुछ घबराने सा लग गया था। वही नित्य का नाच और वही रात को शराब की बोतलें। कभी कभी रिंक में स्केटिंग के लिए चला जाता था, किंतु राजा साहब तो केवल नाच में ही सम्मिलित होते थे और खेल कूद से उन्हें विशेष प्रेम नहीं था। हाँ, ताश अवश्य खेल लिया करते थे। राजा साहब के साथ रहते रहते 2-3 दोष मुझ में भी संपर्क से आ गए थे। राजा साहब में सबसे बुरी आदत थी नित्य स्नान करना। उनके स्नान करने की विधि भी विचित्र थी। कुछ तो साथ के कारण और कुछ इच्छा से मैं भी नित्य नहाने लगा।
राजा साहब की भांति तो मैं नहीं नहा सकता था, क्योंकि प्रतिदिन के जीवन में मेरे लिए वैसा संभव नहीं था। उनके नहाने की क्रिया इस प्रकार थी। सवेरे पैदल या घोड़े पर हम लोग घूमने जाते थे। वहां से लौटने पर जलपान होता था। जलपान में चाय, टोस्ट, अंडे, मिठाइयां इत्यादि होती थी। इसके पश्चात कमरे में एक तख्ते पर राजा साहब बैठ जाते थे और दो नौकर एक बोतल में सरसों का तेल लेकर उनके दोनों ओर खड़े हो जाते थे। तेल हाथ में लेकर राजा साहब के शरीर पर डाल देते थे और राजा साहब का शरीर मला जाता था। जिस समय ये क्रिया होती थी वह दर्शनीय था। राजा साहब तो जान पड़ता था कि समय के बाहर हो गए हैं अथवा उन्होंने समय को जीत लिया है। नौकर झूम झूम कर उनके हाथ, पांव, पीठ और पेट हाथों से रगड़ते जाते थे। जैसे किसी मशीन में ठीक चलने के लिए तेल दिया जाता है, उसी भांति उनके शरीर में लगाया जाता था। आधा बोतल तेल सोखाया जाता था। 1.5 घंटे तक ये कार्य होता था। इसके पश्चात सिर में एक नौकर तेल लगाता था। ये तेल दूसरा था। जब एक नौकर सिर में तेल लगाता था तब दूसरा स्नान का प्रबंध करता था। एक दिन मैंने राजा साहब से यह इच्छा प्रकट की कि केवल देखने के लिए मैं एक दिन तेल लगवाना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की, मानो मैंने कोई बड़ा एहसान उनके ऊपर किया। उन्होंने अपने नौकर से कहा कि देखो, लेफ्टिनेंट साहब को अच्छी तरह तेल लगाओ। जीवन में पहली बार मुझे यह अनुभूति हुई। मैंने सब कपड़े उतार दिए, केवल निकर पहने हुए था। कमरा बंद कर लिया गया और तेल लेकर दोनों नौकर खड़े हो गए। उस दिन कुछ ठंडक भी थी। तेल लेकर नौकरों ने मेरे शरीर को जोरों से रगड़ना आरंभ किया। नौकरों के हाथ की रगड़ से मेरे शरीर के रोए टूटने लगे और मुझे ऐसा जान पड़ा कि किसी मिल के नीचे पीसा जा रहा हूं। तेल की यह महक भी विचित्र थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। सारे शरीर का खून खाल में आ गया। मुझे ऐसा जान पड़ा कि खून शरीर के बाहर आने को उत्सुक है और मालिश करने वाले उसे दबाकर शरीर के भीतर कर रहे हैं। जाड़े का तो नाम नहीं था। इसके उल्टे यदि थर्मामीटर लगाया गया होता तो कम से कम 105 डिग्री तापमान इस समय होता। मैंने नौकरों से यह कार्य समाप्त करने के लिए कहा तो राजा साहब बोले, अभी तो कुछ भी तेल शरीर में नहीं भेना। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 1 पाव तेल सोखा दिया जाए, तब जाकर कहीं स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। यदि सचमुच राजा साहब स्वयं इस सिद्धांत का पालन करते रहे हैं तो इस समय उनका शरीर तेल का ही बना होगा। परंतु जिस समय नौकरों ने मालिश बंद कर दी, ऐसा जान पड़ा कि मैं उड़ जाऊंगा। सर्दी का नाम नहीं था और सारा शरीर हल्का जान पड़ता था। फूल की भांति हो गया था। उस समय जी होता था कि किसी बर्फ की झील में कूद पड़ूं। नित्य कैसे लोग नहाते हैं, अब समझ में बात आ गई। हाँ, एक बात अवश्य थी कि सारे शरीर में पीड़ा हो रही थी। नौकरों ने इतने जोरों से सब शरीर रगड़ डाला था कि अगर कोई सेना का मेरे ऐसा आदमी न होकर साधारण मनुष्य होता तो वह सने हुए आटे की भांति हो गया होता। दूसरे दिन, तीसरे दिन भी मैंने मालिश कराए और मुझे तो ऐसा जान पड़ा कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। इसका प्रभाव यह भी हुआ कि मैं नित्य नहाने लगा और दोपहर में भी सोने लगा। चैप्टर 23। राजा साहब का घर। 15 दिन अभी छुट्टी को बाकी थी कि राजा साहब घर लौटने के लिए तैयार हो गए। मुझसे कहा कि आप भी चलिए। मेरे घर के पास एक नदी है, वहां बहुत बड़े बड़े घड़ियाल हैं और उसी के पास एक जंगल है जहां मृग बहुत से पाए जाते हैं। शिकार का सुंदर प्रबंध होगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। पहले तो मेरा विचार नहीं था, किंतु उनके बहुत कहने पर मैंने साथ जाना निश्चय किया। बिहार में गया से 7 मील पर एक स्थान पर राजा साहब रहते थे। बड़ा विशाल भवन था, सुंदर सजा हुआ। उनके घर का थोड़ा सा विवरण देना अनुचित न होगा। मैं जिस भाग में ठहराया गया हूं उसी का ठीक विवरण दे सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा और राजा साहब से ही सुना कि जैसे सृष्टि के प्राणियों में 2 विभाग होते हैं, पुरुष तथा स्त्री, उसी प्रकार भारत में प्रत्येक घर भी 2 भागों में विभाजित रहता है, पुरुष भाग और स्त्री भाग। स्त्री भाग में पुरुष नहीं रह सकते और पुरुष भाग में स्त्री नहीं। स्त्री घर में क्या विशेषताएं होती हैं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसे देख नहीं सका, न इस जीवन में देखने का अवसर ही मिल सकता है। राजा साहब ने बहुत पूछने पर केवल यही कहा कि वहां स्वराज्य रहता है, जो चीज चाहे जहां रख दी जाए। जैसे वहां जाकर यदि आप बैठना चाहें तो पहले कुर्सी या खाट अच्छी तरह देख लेनी होगी, क्योंकि 2-1 सुई कहीं पड़ी रह सकती है। बिछौने के नीचे पान का डब्बा पड़ा रह सकता है। मेज पर कलम दवात के स्थान पर चूड़ियां रखी मिल सकती हैं। एक दिन पहले जो नया उपन्यास आया होगा जिसे आप खोजते खोजते तंग आ गए होंगे, उसे आप वहीं पाएंगे, जिस पर बच्चे के दूध वाला कटोरा रखा होगा। घर के पुरुष भाग की कोई वस्तु यदि न दिखाई दे तो पहले वहीं खोजनी चाहिए। राजा साहब कहने लगे कि एक बार माउजर की नई पिस्तौल मैंने मंगवाई थी। 3 दिनों के पश्चात वह घर में अंगीठी के पास पाई गई। उससे आग हटाने का काम लिया जा रहा था। मैंने सोने चांदी की सुर्ती की डिबिया एक बार पेरिस की एक कंपनी से मंगवाई। उसमें बच्चे की आंख का काजल रखा जाने लगा। बाहर की रहने की जगह बड़ी भव्य तथा सुंदर थी। इसके कहने की आवश्यकता ही क्या। जिस देश के पीछे ताजमहल की परंपरा हो वहां घर बनाने में सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया जाता होगा।
किंतु मुझे जो आश्चर्य हुआ वह घर के भीतर के भाग को देखकर, घर के बाहर के भाग को देखकर नहीं। पहले मैं जिस कमरे में ठहराया गया उसका कुछ वर्णन कर दूं। धरती से लेकर भीत पर आधी दूर तक इटली की बहुत सुंदर टाइल लगी थी जिस पर बढ़िया फ्रांसीसी फूल और लताएं रंगों में बनी थी। उसके ऊपर दीवार पर बेल्जियम के बने बड़े बड़े दर्पण लगे हुए थे और छत पर जर्मनी के झाड़ लटक रहे थे। अफ्रीकी महोगनी की मसहरी मेज और बर्मा की टीक के दरवाजे थे। कमरे में एक बड़ा सुंदर पियानो भी रखा था। मैंने राजा साहब से पूछा कि आप इसे बजाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सीखने के लिए मंगवाया था, किंतु 9 साल से यह खोला नहीं गया। मैं सीख भी नहीं सका। मेज पर सुंदर सुंदर लिखने पढ़ने की सामग्री रखी थी जो यूरोप के किसी देश का प्रतिनिधित्व करती थी। दरवाजों पर विलायती जालीदार तथा भीतर की ओर फ्रांस के मखमली पर्दे टेंगे थे। जमीन पर ईरान का सुंदर कालीन बिछा था और उसके चारों ओर कश्मीर के सुंदर रग बिछे हुए थे। इधर तो सब विदेशी धन का सामान था। उसी के पास देशी लोगों के बैठने का प्रबंध था। कमरा बहुत सुंदर था। दीवारों पर तथा छत पर चित्रकारी थी। बैठने के लिए गद्दे बिछे थे और किनारे किनारे मोटे मोटे तकिए रखे थे। बाहर गमलों में अनेक देशी विदेशी फूल लगे थे। छत पर कनेरी, बुलबुल और लाल पक्षी के पिंजरे टिंगे थे। सारा घर देखने से मुझे तो ये जान पड़ा कि एक स्थान पर सारे संसार का प्रतिनिधित्व यदि कोई स्थान पा सकता था तो राजा साहब का घर। लीग ऑफ नेशंस के दफ्तर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान राजा साहब का घर मुझे जान पड़ता था। एक और नई और विचित्र बात मैंने राजा साहब के यहाँ देखी। 5 या 6 बज रहे होंगे। एकाएक मेरी नींद खुल गई। मेरे कानों में टनाटन घंटे के शब्द आने लगे। पहले मैंने समझा कोई विचित्र घड़ी है जिसमें घंटे या मिनट नहीं सेकंड टन बज रहे हैं। फिर एकाएक बड़े जोरों से ऐसा शब्द हुआ मानो किसी शिकारी ने तुरही बजाई हो। मैंने समझा कहीं आग लगी है। मैंने झटके से कपड़े पहने और बाहर निकल आया। वहां कुछ नहीं। ये देखकर कुछ शांति हुई, परंतु शब्द बराबर आ रहे थे। मैं उधर ही चला तो देखा कि उसी घर के पास किंतु अलग एक घर बना है। उसमें एक मंदिर है। मंदिर का द्वार खुला है और भीतर एक व्यक्ति घंटा ठोंक रहा है और एक व्यक्ति शंख फूंक रहा है और एक आदमी हाथ में पीतल की एक वस्तु लिए है जिसमें 2500 बत्तियां जल रही हैं। उसको वह एक मूर्ति के चारों ओर घुमा रहा है। मैं भीतर जाकर देखना चाहता था कि क्या है, किंतु मैं रोक दिया गया। उसी क्षण वह दीपों की माला लिए बाहर निकला। मेरी ओर उसने ऐसे देखा जैसे मैं किसी दूसरे लोक का प्राणी हूं। उसके माथे पर एक निशान बना था जैसे कोबरा के मस्तक पर होता है। उसके सिरे के पीछे एक जूड़ा बंधा था जैसे कुमारी रानी एलिजा के युग में इंग्लैंड में महिलाएं बांधा करती थीं। कमर में धोती के अतिरिक्त उसका सारा शरीर नंगा था। धोती भी रेशमी थी। वह दीप का समूह हाथ में लिए घर के जनाने भाग में चला गया। चैप्टर 24। शिकार की तैयारी। 2 दिनों के बाद मैंने राजा साहब से कहा कि अब शिकार के लिए चलना चाहिए। छुट्टी समाप्त होने को थी। राजा साहब ने उसी पुजारी को बुलवाया। उससे राजा साहब ने कहा कि ज्योतिषी को बुला लाइए। ज्योतिषी महोदय आए। इसके पहले कि उनसे बात की जाए, उनके सामने थाली में चावल, 5 टुकड़े हल्दी के और 2 रुपये रखे गए। उन्होंने एक लंबी सी पुस्तक खोली। राजा साहब ने मेरी ओर दिखाकर कहा कि कप्तान साहब शिकार खेलने जाने वाले हैं, मुझे भी साथ जाना होगा। साइड बताइए जिसमें घड़ियाल अपने आप बंदूक के मुंह में चले आए। मैंने कहा, देखिए मेरी बंदूक सरकारी है, उसमें घड़ियाल आने की चेष्टा करेंगे तो सब बंदूक चौपट हो जाएगी। राजा साहब ने कहा कि यह कहने की एक रीति है। इसका अभिप्राय यह है कि शिकार में सफलता मिले। ज्योतिषी ने मेरा नाम पूछा, फिर एक स्लेट मंगवाया गया। उस पर उन्होंने कुछ जोड़, कुछ गुणा और भाग के प्रश्न लगाए। फिर बोले, यदि शनिवार को आप जाते हैं तो घड़ियाल के हमले का भय है। शुक्र को जाते हैं तो नाव डूबने का योग है। गुरुवार को उधर जाना वर्जित है। बुधवार को ये रियासत नहीं छोड़ी जाती। बड़े राजा साहब एक बार बुधवार को यहां से अपने ससुराल चले गए। लौटने पर उन्हें फील पांव हो गया। मंगलवार को तो आपके यहाँ पूजा होती है। आपके जाने से महावीर जी अप्रसन्न हो जाएंगे और रियासत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सोमवार को 12 बजे और 12:05 के बीच आप लोग यहां से जाएं। ईश्वर ने चाहा तो नदी में जितने मगर और जितने घड़ियाल और नाके और सुएस और जंतु हैं, सब आकर आपके सम्मुख खड़े हो जाएंगे। आप जितनों को चाहिए बांध लाइएगा। शिकार का ऐसा योग इधर 500 साल में नहीं पड़ा है। राजा टोडरमल के समय एक ऐसा अवसर आया था। उस समय जमुना का एक घड़ियाल आगरे के किले में लोग उठा लाए थे। सोमवार की बात थी। मैं इतने दिनों ठहर नहीं सकता था। मैंने कहा, मैं तो इतने दिनों ठहर नहीं सकता, चाहे जो हो मैं तो लौट जाऊंगा। राजा साहब बड़े संकोच में पड़े। उन्होंने ज्योतिषी से सब कठिनाइयां बताईं और बोले, कोई उपाय सोचिए। ज्योतिषी ने कहा कि विशेष अवसरों के लिए तो शास्त्र ने कई विधियां बताई हैं। फिर उन्होंने किसी भाषा में 15 मिनट तक कुछ पढ़ा। पीछे पता लगा कि वह संस्कृत में अनेक ग्रंथों के कुछ प्रमाण दे रहे थे। उसके पश्चात उन्होंने गद्य में और साधारण भाषा में समझाया कि आवश्यकता पड़ने पर सब नियम और शास्त्र बदले जा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ, साधारण कानून में तो ऐसा होता है।
जैसे युद्ध के समय सरकार अपनी सुविधा के लिए सब कानूनों के ऊपर अलग से कानून बना लेती है, किंतु यात्रा और धार्मिक बातों में नहीं कह सकता। ये सब तो महत्व की बातें हैं। पंडित जी से मैंने कहा कि ऐसी अवस्था में यदि आपकी धर्म पुस्तकों में व्यवस्था लिखी हो तो बताइए। राजा साहब ने भी कहा, हाँ पंडित जी, शास्त्र तो आप लोग ही बनाते हैं, कुछ विचारिए। मुझे क्या पता था कि शास्त्र बनाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। मैंने जो कुछ पढ़ा था उससे मैंने अपने मन में कल्पना कर रखी थी कि हिंदू शास्त्र बनाने वाले जंगलों में रहते थे, बड़ी बड़ी उनकी जटाएं रहती थीं, 2-2 फुट की दाढ़ियां थीं और एक समय हवा पीते थे और एक समय पेड़ों की छाल खाते थे। किंतु राजा साहब की बातों से पता चला कि शास्त्र बनाने वाले तो मेरे सामने ही बैठे हैं। मैंने जेब से कलम निकालकर उनसे बड़ी श्रद्धा से कहा कि मुझे ये देश बड़ा प्रिय है, छोटा सा शास्त्र मेरे लिए आप बना दे तो बड़ी कृपा होगी। सब मेरी ओर ऐसी दृष्टि से देखने लगे मानो मैं निरा मूर्ख हूं। राजा साहब ने कहा, ये तो साइड देखते हैं, जन्मकुंडली बनाते हैं, शास्त्र नहीं बनाते। मैंने कहा, आपने ही कहा है अभी, इसीलिए मेरी इच्छा हुई कि अपने लिए एक शास्त्र बनवा लूं। राजा साहब ने कहा, ये तो कहने की विधि है। मैंने कहा, आप लोगों की कहने की विधि विचित्र होती है, कहा जाए कुछ और अर्थ हो कुछ। अच्छा, शिकार के लिए चलने का निश्चय हो जाना चाहिए। यदि आपको अड़चने हो तो मैं स्वयं जा सकता हूं, किसी चिंता की बात नहीं है। राजा साहब ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अकेले जाएं। आप मेरे मेहमान हैं। पंडित जी कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेंगे। फिर पंडित जी से उन्होंने पूछा कि यदि मगर का शिकार न खेलने जाएं, शेर का शिकार खेलने जंगल में चले जाएं तब। पंडित जी ने कहा, मैंने सोचा तो प्रमाण भी है। एक चांदी का मगर दान दे दीजिए और वहां से लौटने पर होम करा दीजिए और 11 ब्राह्मणों का भोज करा दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और हंसकर बोले, यदि मगर की खाल में से एक आध टुकड़ा मुझे भी मिल जाए तो आपके लड़के को एक जोड़ा जूता बन जाए। मैंने कहा, राजा साहब के लड़के के जूते से आपका क्या मतलब? पंडित जी ने कहा, आपका लड़का का अर्थ अपना लड़का होता है, ये कहने की एक विधि है। मैंने सोचा भारत में बातें करने की विचित्र विचित्र विधियां हैं, यहाँ की बातें समझने के लिए इन विधियों को सीखना होगा। राजा साहब ने ज्योतिषी महोदय की बताई सलाह मान ली और शिकार की तैयार होने लगी। ये निश्चय हुआ कि दनुआ भलुआ के जंगल में शेर के शिकार के लिए चले और वहीं से मगर के शिकार के लिए भी चले। उनके मैनेजर महोदय आए, उन्हें आज्ञा दी गई। मोटर वाले ने पेट्रोल भरना आरंभ किया। एक लारी में भोजन इत्यादि की सामग्री रखी गई। राजा साहब ने मैनेजर साहब से पूछा, कौन कौन साथ चलेगा? 1 घंटे तक इस पर विचार होता रहा और उसी गंभीरता से जैसे 10 नंबर डाउनिंग गली में विलायत के कैबिनेट की बैठक होती है। कौन नौकर कहाँ कौन काम कर सकेगा, इस पर भी विचार हुआ और साथ साथ उसके परिवार का इतिहास भी दोहराया गया। चैप्टर 25 शेर का शिकार। मैं तो सेना विभाग में हूं ही और जैसे सेना युद्ध करने के लिए चलती है उसका थोड़ा अनुभव भी है। शिकार को जब चलने के लिए हम लोग तैयार हुए तब ऐसा जान पड़ा कि किसी देश पर हमला करने एक सेना जा रही है। हम लोगों ने कुल 3 दिनों का कार्यक्रम रखा था। 1 दिन की राह थी जंगल तक पहुंचने के लिए, 1 दिन वहां शेर के शिकार लिए निश्चित किया गया। वहीं से 7 मील पर नदी पड़ती थी जहां घड़ियाल का शिकार करने की बात थी। लोमड़ी, खरहे और मृग तो मैंने बहुत मारे थे, किंतु शेर और घड़ियाल के शिकार का ये पहला अवसर था। अजायब घर के अतिरिक्त मैंने खुला शेर कभी देखा ही न था। हाँ, चित्रों में अवश्य देखा था। भोजन तथा और सामग्री 1 दिन पहले से चली गई। एक बैलगाड़ी पर 4 बोरों में भोजन का सामान, बर्तन, खेमा चला। दूसरी बैलगाड़ी पर 8 नौकर और राजा साहब के कपड़ों की 3 पेटियां और 1 पेटी मेरी चली। हम लोग 2 कार पर चले, एक पर राजा साहब तथा मैं, दूसरी पर उनके मंत्री, बंदूकें तथा कारतूस और एक डॉक्टर। डॉक्टर साहब राजा साहब के घरेलू डॉक्टर थे। यद्यपि उनके यहाँ नौकर नहीं थे, किंतु साधारणतः उन्हीं की चिकित्सा होती थी। वह बंगाली थे। हम लोग जब चले तब पंडित जी ने आकर लाल टीका लगाया और कुछ मंत्र गाए। चलने के पहले राजा साहब घर के भीतर अपनी पत्नी से मिलने गए और पता नहीं क्या बातें और सलाह करके आए। चलने के समय एक भीड़ सी लग गई। संभवतः जितने नौकर उनके यहाँ उपस्थित थे, जितनी मजदूर ने, माली या खिदमतगार, फर्राश और दूध दोहने वाले तथा घास करने वाले सब एक ओर से एकत्र हो गए और हाथ जोड़कर हम लोगों के सामने खड़े हो गए। जहां हम लोगों का पड़ाव था वह राजा साहब की कोठी से 27 मील से कुछ अधिक था। रास्ता अच्छा नहीं था। ठीक 1 घंटे 29 मिनट में हम लोगों की मोटरें वहां पहुंची। खेमा लगा था, उसमें 3 भाग बने थे। एक में टेबल तथा कुर्सियां लगी थीं, दूसरे भाग में राजा साहब तथा मेरे लिए चारपाइयां लगी थीं और उसी के बगल में डॉक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब के खाट थे। पहुंचते ही हम लोगों को चाय व जलपान मिला और 1 घंटे में भोजन मिला। चैप्टर 25 शेर का शिकार। मैं तो सेना विभाग में हूं ही और जैसे सेना युद्ध करने के लिए चलती है उसका थोड़ा अनुभव भी है। शिकार को जब चलने के लिए हम लोग तैयार हुए तब ऐसा जान पड़ा कि किसी देश पर हमला करने एक सेना जा रही है।
हम लोगों ने कुल 3 दिनों का कार्यक्रम रखा था। एक दिन की राह थी जंगल तक पहुंचने के लिए। एक दिन वहां शेर के शिकार लिए निश्चित किया गया। वहीं से 7 मील पर नदी पड़ती थी जहां घड़ियाल का शिकार करने की बात थी। लोमड़ी, खरहे और मृग तो मैंने बहुत मारे थे, किंतु शेर और घड़ियाल के शिकार का यह पहला अवसर था। अजायब घर के अतिरिक्त मैंने खुला शेर कभी देखा ही न था। हाँ, चित्रों में अवश्य देखा था। भोजन तथा और सामग्री एक दिन पहले से चली गई। एक बैलगाड़ी पर 4 बोरों में भोजन का सामान, बर्तन, खेमा चला। दूसरी बैलगाड़ी पर 8 नौकर और राजा साहब के कपड़ों की 3 पेटियां और एक पेटी मेरी चली। हम लोग 2 कार पर चले, एक पर राजा साहब तथा मैं, दूसरी पर उनके मंत्री, बंदूकें तथा कारतूस और एक डॉक्टर। डॉक्टर साहब राजा साहब के घरेलू डॉक्टर थे। यद्यपि उनके यहाँ नौकर नहीं थे, किंतु साधारणतः उन्हीं की चिकित्सा होती थी। वह बंगाली थे। हम लोग जब चले तब पंडित जी ने आकर लाल टीका लगाया और कुछ मंत्र गाए। चलने के पहले राजा साहब घर के भीतर अपनी पत्नी से मिलने गए और पता नहीं क्या बातें और सलाह करके आए। चलने के समय एक भीड़ सी लग गई। संभवतः जितने नौकर उनके यहाँ उपस्थित थे, जितनी मजदूर ने, माली या खिदमतगार, फर्राश और दूध धोने वाले तथा घास करने वाले, सब एक ओर से एकत्र हो गए और हाथ जोड़कर हम लोगों के सामने खड़े हो गए। जहां हम लोगों का पड़ाव था वह राजा साहब की कोठी से 27 मील से कुछ अधिक था। रास्ता अच्छा नहीं था। ठीक 1 घंटे 29 मिनट में हम लोगों की मोटरें वहां पहुंची। खेमा लगा था, उसमें 3 भाग बने थे। एक में टेबल तथा कुर्सियां लगी थी, दूसरे भाग में राजा साहब तथा मेरे लिए चारपाइयां लगी थी और उसी के बगल में डॉक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब के खाट थे। पहुंचते ही हम लोगों को चाय व जलपान मिला और 1 घंटे में भोजन मिला। भोजनोपरांत राजा साहब ने मंत्री महोदय को बुलाकर कहा कि शिकार प्रबंधकों को बुलाइए। 2-3 आदमी राजा साहब के सम्मुख आए। उनके शरीर पर सिवाय धोती के और कोई वस्त्र नहीं था। वह हाथ जोड़कर राजा साहब के सामने खड़े हो गए। राजा साहब ने पूछा, सब ठीक है? उनमें से एक ने कहा, आपकी आज्ञा की देर थी, आप बड़े भाग्यवान हैं। कल संध्या को निकट ही शेर की गरज सुनाई दी थी। दूसरे ने कहा, सरकार, रात को कोई 9 बजे होंगे कि शेर दिखाई दिया। पहले दूर से गरजने की आवाज हम लोगों ने सुनी। हम लोग घरों में चले गए। फिर जब आवाज बंद हो गई तब हम लोग बाहर दालान में निकल आए। दूर पर हम लोगों ने देखा कि शेर और उसकी मादा तथा पीछे पीछे एक बच्चा चला जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने मचान यहीं से 1 मील पर बांधा है। उसी जगह कल रात को शेर टहलता दिखाई दिया था। भोजन करके हम लोग शिकार के लिए चले। दिन भर बंदूकें साफ हुई, कारतूस गिने गए। डॉक्टर साहब और मंत्री महोदय खेमे में ही रहे। डॉक्टर ने कहा कि मेरी वहां क्या आवश्यकता है, मैं यहीं रहूंगा। मैं एक मिक्सचर बना के तैयार रखूंगा जिसे पीते ही सब थकान दूर हो जाएगी। ब्रांडी से भी अधिक शक्तिदायक होगा। उसका नुस्खा मेडिकल कॉलेज में हमें हमारे प्रिंसिपल कर्नल फ्राग ने बताया था। ब्रांडी के साथ उसमें 2 चीजें और मिलाई जाती हैं। हिंदुस्तानी वैद्य लोग चंद्रोदय की बहुत प्रशंसा करते हैं। यह मिक्सचर यदि किसी को मरने के 3 घंटे पीछे भी मिल जाए तो 5 मिनट के लिए आदमी उठकर बैठ सकता है। हाँ, 3 घंटे के बाद इसका प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग मचान पर जाकर बैठ गए। अपनी अपनी राइफलें हम लोगों ने एक बार हाथ में लेकर देखी, फिर हाथ में लेकर इधर उधर निशाना साधा। मैंने कहा कि गोली मैं चलाऊंगा राजा साहब, इसमें कोई आपत्ति आपको तो नहीं होगी? राजा साहब ने कहा कि नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं। हमने एक बार इसी स्थान के आसपास शेर मारे हैं। मैंने कहा, नहीं, कहने का अभिप्राय यह है कि आप एक बार भी गोली न चलाएं। शेर पर जितनी गोलियां लगें वह मेरी ही बंदूक से। राजा साहब ने कहा, आप जैसे चाहें वैसे एक शेर मार ले, परंतु यदि 2 निकले तो एक पर मैं गोली चलाऊंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने कहा, मैं तो देखिए ऐसे गोली चलाऊंगा कि खाल खराब न होने पाए। मेरा निशाना तो ऐसा साधा है कि यदि सामने शेर आया तो 2 गोलियां लगाकर उसकी आंखों में मारूंगा और वह वहीं ढेर हो जाएगा। हाँ, उसकी बगल सामने पड़ी तब कुछ कठिनाई होगी, परंतु मैं दिमाग पर ऐसी तान के गोली लगाऊंगा कि फिर वह उठने का नाम नहीं लेगा। मैंने ये भी बताया कि यह जो मेरी 19 बोर की राइफल है वह सेना की नहीं है। ये राइफल उसमें की है जिसका जोड़ा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के पास था। अंधेरी रात थी, खेमा 1 मील पर था। मशाल का प्रबंध इसलिए नहीं किया गया था कि शेर भाग जाएंगे। टार्च हमारे पास थी। 11 बजे के लगभग एकाएक जोर से दहाड़ सुनाई दी। मैं उसके लिए तैयार नहीं था। एकाएक बिना सूचना के जो शेर गरजा तो मैं गोली चलाना भूल गया। मैंने सोचा था कि युद्ध की भांति पहले कुछ सूचना मिलेगी, परंतु बिना नोटिस के शेर के गरजने से मैं सब भूल गया और मैं राजा साहब से एकदम लिपट गया जैसे केकड़ा पांव से लिपट जाता है और बोला, राजा साहब, गोली आप ही चलाइए, खाल मुझे दे दीजिएगा। राजा साहब ने कहा, छोड़िए भी तो, जल्दी छोड़िए, नहीं तो शिकार गायब हो जाएगा। दहाड़ एक बार ही के बाद बंद हो गई थी। मेरा मन कुछ ठीक हो चला था। मैंने कहा, अच्छा, मैं ही चलाऊंगा।
इधर उधर देखा तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। पीछे फिरकर हम लोगों ने देखा तो क्या देखता हूं कि शेर कोई 200 गज पर चुपचाप खड़ा है। मैंने तुरंत गोली दागी, वह हिला नहीं। राजा साहब से मैंने कहा कि देखिए, एक ही गोली में काम तमाम। राजा साहब ने कहा, लेकिन अभी उछलेगा। मैंने 5 गोलियां दनादन दाग ही तो दी, फिर कौन उठता है। मैं तो समझ ही चुका था कि पहली ही गोली में ये जंगल का राह छोड़कर चला गया, मगर उसके निमित्त 5 गोलियां और सही। किंतु रात में साहस नहीं हुआ कि मचान से उतरूं। कुर्सी पर वहीं सोए, बीच बीच में उठकर देख लेते थे, वह वहीं पड़ा रहा। 3 बजे रात को एकाएक पानी बरसना आरंभ हुआ। हम लोगों को विश्वास था कि शेर मर गया है, फिर भी डर था कि कहीं उतरने पर हमला न कर दे, यदि कुछ भी जान बाकी हो। टार्च फेंक कर देखा तो अचल लंबा सा पड़ा है। किसी भांति तड़का हुआ। हम लोग भीगते पड़े रहे, राइफल संभाली और डरते डरते उतरे। इस समय जान पड़ा कि जिस पर 6 गोलियां मैंने वीरता से खर्च की वह जंगली लकड़ी का एक कुंडा था। चैप्टर 26 संगीत लहरी। उस दिन सवेरे जान पड़ा कि काठ का उल्लू ही नहीं, काठ का शेर भी होता है। अपनी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए हम लोग अपने कैंप में लौटे। हमारे साथ ही साथ आकाश से पानी भी आया। पानी बरसने लगा। मुझे भारतवर्ष में आए 7 महीने हुए थे। पुस्तकों में पढ़ा था मानसूनी पानी भारतवर्ष में बरसता है, परंतु मानसून क्या बला है, आज देखने में आया। मैं लंदन से दूर एक काउंटी स्कूल में पढ़ता था। वहीं से लंदन विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास कर मैं वुलविच के सैनिक स्कूल में भर्ती हो गया। जब मैं काउंटी स्कूल में पढ़ता था तब भूगोल की एक पुस्तक पढ़ाई जाती थी। 250 पृष्ठ की वह एक पुस्तक थी जिसमें 16 पृष्ठ भारत के लिए भी थे। उसमें केवल इतनी बातें मुख्यतः हमें बताई गई थी। भारत बहुत बड़ा देश है। उसकी आबादी 35 करोड़ के लगभग है। इसमें सैकड़ों जातियां रहती हैं। 400 भाषाएं बोली जाती हैं। लोग सदा लड़ते हैं। हम लोगों ने अपने बाहुबल से उससे विजय किया है, तब से शांति हुई है। हम लोगों ने वहां सड़कें बनवाई हैं और स्कूल खोले हैं, दुकानें भी खोली हैं। अब भारतवासी नेटाई बांधना जान गए हैं, बिस्कुट खाना जान गए हैं। उस पुस्तक में लेखक ने बड़े गर्व से लिखा था कि हम लोगों की कार्यक्षमता है कि भारतवर्ष में भी स्त्रियां वैसी ही कला से लिपस्टिक लगा लेती हैं जैसे लंदन नगर की रहने वाली महिलाएं। 12 पृष्ठों में यही सब बातें थी। 4 पृष्ठों में भारत की जलवायु के संबंध में भी लिखा था। उसी में पहले पहल मानसून का विवरण मिला था। जो बताया गया वो समझ में कुछ ठीक नहीं आया। मैंने समझ रखा था कि मानसून एक प्रकार का बादल होता है जो हिमालय से टकराता है और पानी बरसाता है। आज जब पानी बरसने लगा तब मैंने समझा कि मानसूनी बरसात कैसी होती है। आकाश में बादल छा जाते हैं और पानी बरसना आरंभ होता है। मटर के बराबर बूंदें होती हैं और एक एक सप्ताह तक लगातार बरसती हैं। यदि छाता लगाइए तो छाता छेदकर बूंदें आपके सिर पर कूदने लगती हैं। अभी तक कोई ऐसा कपड़ा नहीं बना जिसका छाता लगाकर मानसूनी पानी से आप बच सकें। दोपहर जब हो गई तब भी पानी रुकने की कोई आशा नहीं थी। राजा साहब ने कहा कि अब तो शिकार असंभव है। खेमे के भीतर एक झील सी बन गई थी। हम लोग कार पर घर लौटे। नौकरों को आज्ञा दी गई कि सारा सामान गाड़ी पर लेकर लौट चले। हम लोगों की मोटर गाड़ी का आधा भाग पानी में था। ऊपर से पानी बरस रहा था और नीचे चारों ओर जहां तक दृष्टि जा सकती थी जल ही जल दिखाई पड़ता था। घर तक हम लोगों की मोटर गाड़ी एक प्रकार से पानी में तैरती आई। जंगल तो जंगल, जब नगर में हम पहुंच गए तब भी सड़कों पर जल लहरा रहा था। सड़कों पर न नालियां दिखाई पड़ती थीं न पर नाले। नगर में प्रवेश करते ही मैंने एक और दृश्य देखा जिससे जान पड़ा कि इस देश के नागरिक बड़े चतुर होते हैं और अपने यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी को विशेष कष्ट नहीं देना चाहते। साल भर अनेक प्रकार के कूड़े घर के भीतर लोग एकत्र कर रखते हैं और जब सड़कों पर मानसूनी बरसात की नदी बहने लगती है तब उसमें बहा देते हैं। इतना काम म्यूनिसिपैलिटी का हल्का हो जाता है। हमने देखा कि सड़कों पर जल में सड़े गले सामान और कतवार बहे चले जाते थे और लोग घर की ऊपर की खिड़कियों से फेंकते भी जाते थे। हमारी गाड़ी बीच सड़क ही से जा रही थी, नहीं तो ठीक गाड़ी के ऊपर एक टोकरा कतवार का आके गिरता। 3 घंटे में हम लोग घर पहुंचे। कपड़े बदले। पानी बंद होने का नाम नहीं। राजा साहब ने कहा कि हम लोग इस समय कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आपके मनोरंजन के लिए संगीत का प्रबंध करता हूं। मैंने कहा, मैं तो अपने यहाँ का संगीत भी कम जानता हूं। यहाँ का तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी सुनूंगा कि यहाँ लोग कैसे गाते हैं। आदमी गया। राजा साहब की बैठक में हम लोग बैठे। कुछ राजा साहब के कर्मचारी भी थे। आध घंटे के बाद 3 आदमी आए और बैठ गए। एक आदमी बीच में बैठा। उसके हाथ में एक विचित्र बाजा था जिसके एक और एक बड़े भारी कद्दू का आधा भाग था जिसमें एक पतला खंभा लगाया था। इस खंभे के ऊपर 4 खूंटियां लगी थीं, जिनमें से तार नीचे तक लगे थे। खंभे को उसने अपने कंधे पर रखा। उसकी दूसरी ओर एक और आदमी बैठा। उसके सम्मुख 2 बाजे रखे गए थे। यह बाजे बिना हैंडल के प्याले के समान थे। केवल मुंह पर चमड़ा लपेटा था जो चमड़ों की पतली पतली पट्टियों से कसा था।
गाने वाले की तीसरी ओर एक व्यक्ति हारमोनियम लेकर बैठा। मुझे यह अनुभव हुआ कि भारतीय बाजों में बड़ी कमी है। हारमोनियम की सहायता के बिना वह नहीं बज सकते, जैसे हम लोगों के बिना भारत का शासन प्रबंध नहीं हो सकता। गाने वाला उंगलियों से तार बजाता था और दूसरा व्यक्ति एक छोटी हथौड़ी लेकर अपने बाजे को कभी ऊपर और कभी नीचे ठोकता था। कभी हथौड़ी से ठोकता, कभी उंगली से। पीछे पूछने पर पता चला कि यह लोग इस प्रकार बाजे मिलाते हैं। आध घंटे तक सब लोग बाजे मिलाते हैं। जान पड़ता है कि बाजे इतने बिगड़े थे कि मिलने में इतनी देर लगी, या इन लोगों को मिलाना आता ही नहीं था, नहीं तो 1 सेकंड में मिल जाते। इसके पश्चात गाना आरंभ हुआ। गाने वाले सज्जन मुंह खोलकर आओ वो वाहो स्वर में चिल्लाते थे और हाथ से हवा में कभी 8 के, कभी 5 के, कभी 7 के अंक बनाते जाते थे। कभी हाथ से ऊपर से नीचे हवा में लकीर खींचते थे। हारमोनियम से कुछ बजता जाता था और दूसरे सज्जन ताल देते जाते थे। ताल देने वाला शायद सो रहा था, क्योंकि बीच बीच में उसका सिर झटके से नीचे गिर पड़ता था। फिर वह अपना सिर उठा लेता था। गाने वाला ऐसा मुंह बनाता था कि मैंने पहले समझा मुझे मुंह चिढ़ा रहा है, परंतु ये बराबर ऐसा करता जाता था। इससे जान पड़ा कि भारतीय संगीत में मुंह बनाना आवश्यक है। गाने वाले के सिर में कोई रोग था, क्योंकि वह भी इधर उधर हिल रहा था। 1 घंटे तक उसने इसी प्रकार से गाया। लोग वाह वाह करने लगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं मूर्ति की भांति बैठा रहा, मगर लोग मुझे मूर्ख न समझे, इसलिए मैंने भी 2 बार कहा वाह वाह। 5 मिनट बाद उसने फिर आरंभ किया। इस बार केवल आ नहीं था, उसने गाया घिरी घन आए। भारतीय गाने ऐसे ही निरर्थक होते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा दी क्लाउड गैदर। इसका क्या सिर पैर हो सकता है। चैप्टर 27 नर्तकियों की सेना। मेरे जाने का निश्चय हो गया और मैंने राजा साहब से कानपुर लौट जाने की आज्ञा मांगी। वर्षा भी जोरों पर होने लगी थी और छुट्टी भी समाप्त होने में 4-5 दिन रह गए थे। राजा साहब को सुंदर आतिथ्य के लिए मैंने बहुत धन्यवाद दिया। भारत के राजाओं के रहन सहन, उनकी जीवनचर्या, उनके आमोद प्रमोद के संबंध में थोड़ी जानकारी भी हो गई थी और मैंने सोचा कि इन्हीं नोटों के आधार पर एक पुस्तक लिखूंगा इंग्लैंड लौटकर, क्योंकि साम्राज्य के लिए इससे बढ़कर और अधिक क्या सेवा हो सकती थी कि अपने राज्य का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो सके। राजा साहब ने मेरे जाने का दिन निश्चित किया और एक छोटी सी पार्टी मेरी विदाई के उपलक्ष्य में दी और उन्होंने ये भी कहा कि आपको फिर अवसर मिले या नहीं, भारतीय नृत्य भी आप देख लें। हमारे नगर में भारत विख्यात नर्तकियां हैं, आप उनका गाना सुने और नृत्य अवश्य देखें। पार्टी बहुत छोटी थी, केवल अंग्रेज अफसर थे, कुछ भारतीय और कुछ उनके मित्र। राजा साहब ने इस पार्टी में भोजन का तो प्रबंध तो किया सो किया ही, मदिरा का बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा था। परिमाण में भी बहुत थी और ऊंचे दर्जे की भी थी। पहले तो राजा साहब ने सबसे मेरा परिचय कराया, इसके पश्चात जलपान आरंभ हुआ। जलपान नाम का था, वह असल में मद्यपान था। सब लोगों ने छक्कर रंग बिरंगी मदिरा का पान किया। राजा साहब इतने अतिथि प्रेमी थे कि जितने अफसर थे सबकी देख देख स्वयं करते थे। मैं यद्यपि सेना में काम करता था, फिर भी वहां कुछ और अंग्रेज थे, उन्हें शराब पीते देखकर मैं दंग रह गया। बोतल खुलती थी और पलक मारते मारते खाली। संध्या हो गई, बिजली जगमगाने लगी और राजा साहब ने हम लोगों से एक दूसरे बड़े कमरे में चलने की प्रार्थना की। अतिथियों में कुछ तो राजा साहब की आज्ञा लेकर लौट गए। एक असिस्टेंट कलेक्टर को 4 आदमी पकड़कर कार पर बैठा आए, क्योंकि उनमें स्वयं चलने की सामर्थ्य रह नहीं गई थी। मैंने राजा साहब से कहा कि यदि कल तक यह इसी प्रकार से रहे तो कचहरी कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा इतनी देर तक नशा नहीं रहता, फिर ये तो रोज कचहरी भी ऐसे ही जाते हैं। जब यह नशे में रहते हैं तभी इन्हें होश रहता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह काम कैसे करते होंगे। मैंने राजा साहब से कहा कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। हम लोग तो सैनिक हैं, रणक्षेत्र में तो मनुष्य जितना उन्मत्त रहे और जितनी अधिक हत्या करे उतना ही वीर समझा जाता है। इसीलिए शराब में ही शराबोर रहना वहां का धर्म है, किंतु कचहरी दरबार में मनुष्य को तो ऐसे रहना चाहिए कि बुद्धि ठीक रहे। राजा साहब बोले कि बुद्धि में क्या हो जाता है, और अफसरी करने में बुद्धि की विशेष आवश्यकता भी तो नहीं है। मैंने राजा साहब से पूछा, अच्छा ये तो बताइए, वहां इनके सामने मुकदमे भी तो आते होंगे। यदि यह नशे में रहते होंगे तो अनुचित फैसला न कर देते होंगे। राजा साहब बोले, ये होश में रहे या बेहोश, फैसला एक ही प्रकार होगा, और दूसरी बात यह है कि यह ICS पास है। ये परीक्षा प्रतियोगिता द्वारा होती है, उसमें उत्तीर्ण व्यक्ति भूल कैसे कर सकता है। फिर सरकार ने इन्हें नौकर रखा है, नौकरी के पश्चात पेंशन भी मिलेगी। ऐसी अवस्था में भूल की कहाँ गुंजाइश है। इतनी बातें हो रही थी कि हम लोग हॉल में पहुंच गए। बड़ी सुंदर सजावट थी। हम लोग बैठे ही थे और सिगरेट जलाई जाती थी कि 2 महिलाएं आईं। दोनों का चेहरा सुंदर था, बड़ी बारीक साड़ियां पहने थीं और अलंकारों से भी सज्जित थीं। मैं समझ गया कि यह नाचेंगी। मैंने राजा साहब से कहा कि हम लोग 7-8 आदमी हैं और ये 2 बारी बारी से नाचना होगा।
राजा साहब ने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई कि भारत में यूरोप की भांति स्त्रियां और पुरुष एक साथ नहीं नाचते। केवल स्त्रियां ही नाचती हैं और नाचने के लिए उन्हें कुछ देना भी पड़ता है। एक ने नाच आरंभ किया। उसके साथ बाजे भी बज रहे थे। 3 बाजे वाले साथ थे। हम लोग दो आदमी साथ नाचते हैं और थोड़ा बहुत उछलते कूदते हैं, हर ताल के साथ। यहां तक कि देखते देखते वह स्त्री फिरकी के समान घूमने लगी और इतनी तेजी से जैसे लट्टू घूमता है। फिर एकाएक देखा कि वह कमरे में चारों ओर घूम रही है। पांव के साथ हाथ भी चल रहा था, सिर भी चल रहा था, गर्दन भी चल रही थी, आंख भी चल रही थी और हम लोगों की ओर तिरछी आड़ी बीड़ी निगाह भी पड़ रही थी। नाच मुझे बड़ा आकर्षक जान पड़ा। मुझे छुट्टी होती तो और कई दिनों तक नाच देखता। इस नाच में एक गुण अवश्य था, देखने वालों को मादक बना देता है। बैरी सेना के सम्मुख यदि तोप और टैंक न चलाकर पंक्तियों में ऐसा नाच करा दिया जाए तो बहुत से सैनिक, कम से कम जिनकी अवस्था 20 से 35 साल की है, सो जाए या बेसुध होकर गिर पड़े। मैं कानपुर जाकर कर्नल साहब से कहूंगा कि कमांडर इन चीफ साहब को एक पत्र इस संबंध में लिखे और जैसे पैदल सवार तोपखाना सफर सेना का एक विभाग होता है, उसी प्रकार एक विभाग नर्तकियों का हो और सबसे आगे हो। इनके सामने जो न गिरे उसके लिए विशेष प्रबंध करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर गोली का भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं इसमें संदेह है। हाँ, एक कठिनाई होगी। यदि भारत सरकार ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो पर्याप्त संख्या में यह मिल सकेंगी कि नहीं। इनकी भर्ती इतनी सरलता से हो सकेगी कि नहीं, क्योंकि और लोगों के लिए तो सरकार की ओर से कर्मचारी नियुक्त हो गए और इधर उधर से लोग भर्ती हो जाते हैं और सरकार उन्हें सिखाकर लड़ने के योग्य बना देती है। इन्हें तो प्राप्त करने में कठिनाई होगी, क्योंकि राजा साहब कहते थे कि देश के धनी मानी सज्जनों की छत्र छाया में इनका लालन पालन होता है। राज दरबार की यह अलंकार है। संभव है जब हम उन्हें भर्ती करने लगे तब भारतीय नरेशों को बुरा लगे और कहें कि हम लोगों में और ब्रिटिश सरकार में जो संधियां हुई हैं उनमें इसके लिए कोई धारा नहीं है। फिर शीघ्र पार्लियामेंट को कोई नया विधान बनाना पड़ेगा। ये गंभीर बात थी और मैं इस संबंध में क्या कर सकता था। परंतु बात महत्व की थी और देशी नरेशों और धनी वर्ग से संबंध रखती है, इसलिए उन्हें रुष्ट करना भी उचित नहीं था। क्योंकि राजा साहब से ये भी पता लगा कि बहुत से लोग चंदा इत्यादि तो दे देंगे, इन्हें देंगे कि नहीं ठीक नहीं कहा जा सकता। जो हो, ये बहुत ही विचार करने की बात है और भारत सरकार को इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा। परंतु मेरा प्रस्ताव बहुत ही मौलिक और व्यवहारात्मक और साम्राज्य की दृष्टि से लाभप्रद है। मैं दूसरे दिन राजा साहब के यहां से विदा होकर कानपुर के लिए रवाना हो गया। चैप्टर 28 मुसलमानी धान। इधर जब से मैं लौटकर आया कोई विशेष घटना नहीं हुई और नित्य की दिनचर्या में ही लगा रहा। मौलवी साहब अब नहीं आते थे। उर्दू में मैंने साधारण योग्यता प्राप्त कर ली थी, जिससे मेरा काम अच्छी तरह चल जाता था। यद्यपि मैं इतिहास का प्रेमी हूं और साहित्य में अधिक रस नहीं मिलता, फिर भी कभी कभी उर्दू कविता की पुस्तक में मंगवा लिया करता था। मैंने उर्दू कविता को खूब अच्छी तरह समझ लिया था और 2-3 कविता पढ़कर इस परिणाम पर पहुंचा कि और आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बुलबुल और गुलाब, बिस्मिल अर्थात जो अधमरा हो और कातिल, लैला और महमिल, मूसा और तूर पहाड़ का प्रकाश, घोंसला और बिजली, मैखाना और पियाला शराब, इतनी बातें आप जान जाइए। फिर उर्दू कविता के संबंध में जानने की और कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बिस्मिल तो मैं ही कितनों को किरचकर मेसोपोटामिया में बना चुका था। उसमें कितने मरे भी होंगे, इसलिए कातिल की पदवी भी मुझे मिल सकती है। लैला को मैंने देखा नहीं। महमिल तो अरब के मैदान में कई ऊंटों पर मैंने देखा। शराब और पियाला तो दिन रात साथ ही रहते थे। बुलबुल नहीं देखी, कभी अवसर मिला तो देखूंगा। इधर पता लगा कि इस प्रांत में एक और भाषा है जिसे हिंदी कहते हैं। इसे वह लोग पढ़ते हैं जो मुसलमान नहीं हैं। इस देश में जो 2 मुख्य जातियां हैं उनकी सभी बातें अलग अलग हैं। स्टेशनों पर तो देखने में आता था कि साइन बोर्ड पर लिखा था कि यह हिंदू के लिए भोजन है, यह मुसलमान के लिए। मुझे कभी उनमें भोजन के लिए जाने का अवसर नहीं मिला। एक दिन इस मामले में मैं मूर्ख भी बन गया। एक दिन अपने बेरा से मैंने पूछा कि यहाँ निकट कहीं खेत है। उसने कहा कि यहाँ तो नहीं, यहाँ से 7 मील पश्चिम में है। मेरे जान पहचान के जमींदार भी वहां हैं। मैंने कहा एक दिन मैं चलूंगा। रविवार के दिन उस गांव में कार से पहुंचा। गांव में बड़ी हलचल मची। मैंने जमींदार साहब से कहा कि मैं विशेष काम से आया हूं, आपके यहाँ खेती होती है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा यदि आप कष्ट करें तो मैं खेत पर आपके साथ चलूं। हम लोग साथ साथ चले। मैंने पूछा आप तो मुसलमान हैं? वह बोले हाँ। फिर मैंने पूछा ये फसल किस चीज की है? वह बोले धान की। मैंने कहा मुझे जरा मुस्लिम धान और हिंदू धान के खेतों में ले चलिए, मैं वही देखने के लिए यहां तक आया हूं। वह मेरी ओर बड़ी देर तक देखते रहे। फिर उन्होंने न जाने क्या मेरे बेरा से कहा। उसने कहा हुजूर इस समय चले, फिर कभी आएंगे। मेरी समझ में बात नहीं आई। मैंने कहा आप नहीं जाएंगे तो मैं ही जाऊंगा। वह और भी घबराया। उसने कहा आप सचमुच क्या चाहते हैं? मुझे क्रोध आया।
मैंने कहा, देखना क्या, मुझे हिंदू और मुसलमान दोनों धान दिखाए। उसने कहा कि धान में तो कोई ऐसी चीज नहीं होती। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, और गेहूं में? उसने कहा कि किसी अनाज में ऐसा भेद नहीं होता। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कर्नल साहब से पूछा। वह मुझ पर बहुत हंसे। बोले, अनाज हिंदू मुसलमान नहीं होता, पकने पर वह जो पकाए उस जाति को हो जाता है। मैंने कहा, तो भाषा भी एक ही होगी। हिंदू बोले तो हिंदी और मुसलमान बोले तो उर्दू। कर्नल साहब ने कहा कि बात तो कुछ ऐसी ही है, बस थोड़ा दाएं बाएं का अंतर है। मैंने पूछा कि वह क्या? उन्होंने कहा कि जैसे अंग्रेजी लिखी जाती है बाएं से दाएं, वह तो हिंदी, और दाएं से बाएं उसी को लिख दीजिए अरबी अक्षरों में तो उर्दू। मैंने कहा, तब तो बहुत कम अंतर है। ये लोग मिलकर तय क्यों नहीं कर लेते कि एक ही ओर से एक ही अक्षर में लिखें? इससे तो अनेक कामों में बड़ी आसानी हो सकती है। कर्नल साहब ने धुआं फेंकते हुए कहा, यदि तुम्हारे विचार के कुछ लोग यहां आ जाएं तो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ उखड़ जाए। तुम क्या चाहते हो कि भारतवासी एक हो जाएं? मैंने कहा कि इससे एकता और अनेकता में क्या बाधा अथवा लाभ हो सकता है? ये तो पढ़ने लिखने की बातें हैं। कर्नल साहब ने कहा, तुम अभी नहीं जानते, केवल भाषा के प्रश्न पर यहाँ के लोग 1000 वर्ष तक लड़ सकते हैं। मैंने कर्नल साहब से कहा कि जो हो, मैं हिंदी भी थोड़ी पढ़ना चाहता हूँ। जैसे उर्दू के लिए मौलवी का आपने प्रबंध करा दिया था, उसी भांति इसका भी प्रबंध कर दे तो बड़ी कृपा होगी। एक पंडित 3-4 दिनों बाद आए। उनके माथे पर उजली और लाल कई रेखाएं बनी थीं। पता चला कि वह एक स्कूल में हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। मैंने अपना मत उन पर प्रकट किया कि मैं थोड़ी हिंदी जान लेना चाहता हूं। पहला वाक्य जो उन्होंने कहा वह मैंने तुरंत ही उनके जाने के बाद लिख लिया, क्योंकि वह मेरे लिए एक नई बात थी। उन्होंने कहा, जो है सो हिंदी भाषा पढ़ने में अपना जो है सो समय क्यों जो है सो बर्बाद करते हैं? जो है सो संस्कृत पढ़िए, तब जो है सो आपको यहाँ का हाल जान पड़ेगा। जो है सो पहले मैंने समझा आधी हिंदी जो है सो से बनी है, तब तो मुझे बड़ी जल्दी आ जाएगी। दूसरे दिन मैंने सोचा मैं भी हिंदी बोलूं। मैंने पंडित जी से कहा, जो है सो मुझसे पैसे लेकर जो है सो एक अच्छी किताब जो है सो बाजार से खरीद दीजिए। जो है सो पंडित जी मुझ पर बहुत रुष्ट हो गए। बोले, आप मुझे चिढ़ाते हैं। गुरु को चिढ़ाने से कभी विद्या नहीं आ सकती। पीछे पता चला कि यह हिंदी की विशेषता नहीं बल्कि यह एक ठेका है। चैप्टर 29 अंग्रेजी संस्कृति। पंडित जी मुझे हिंदी पढ़ाने आने लगे और मैंने हिंदी पढ़नी आरंभ कर दी। 2 सप्ताह में मैं हिंदी पढ़ने लगा। पंडित जी मुझसे थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठते थे। पंडित जी में एक बात विचित्र थी, परंतु बड़ी अच्छी थी। अपने मन की बात साफ कह देते थे। उन्होंने कहा कि यहां से पढ़ाने के बाद मैं घर जाकर नहाता हूं। मैंने जब पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तब उन्होंने कहा कि आप लोग मांस मछली मदिरा का सेवन करते हैं और बहुत सी ऐसी वस्तुएं खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए। मैंने उनसे पूछा, यदि उन्हें छोड़ दूं तब आप मुझे छू सकेंगे कि नहीं? इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 6 महीने में अच्छी हिंदी आ गई। मैंने चंद्रकांत, दानलीला, एक रात में 20 खून, सावन का खिलौना आदि क्लासिकल पुस्तकें पढ़ डाली। तब मैंने पंडित जी से पूछा कि हिंदी में सबसे महत्व की पुस्तक जो हो वह बताइए, अब मैं वही पढ़ूंगा। पंडित जी ने कहा कि यो तो बहुत पोथियां हैं, किंतु 2 ही सुलभ ग्रंथ हिंदी में हैं, रामायण और सूरसागर। मैंने पहले सूरसागर पढ़ा। सूरसागर के 2 अर्थ होते हैं, या तो बहादुर समुद्र या बहादुरों का समुद्र। जान पड़ता है ये किसी अंग्रेज की लिखी पुस्तक है, क्योंकि अंग्रेज जाति से अधिक सागरों की प्रेमी कोई और जाति नहीं हुई है। मैंने समझा था कि इसमें हमारे यहाँ के वीरों का वर्णन होगा जो पहले समुद्र के जहाजों पर छापा मारा करते थे। इस पुस्तक में ग्वाल शब्द आया है, यह असल में गौल शब्द है। ये फ्रांस के निवासी थे। भारतवासियों ने इसी शब्द को बिगाड़कर ग्वाल बना दिया है। ग्वाल बाल तो कई स्थानों पर आया है। स्पष्ट है कि उन दिनों बाल नृत्य की प्रथा बहुत जोरों पर थी। कृष्ण शब्द तो स्पष्ट ही क्राइस्ट शब्द से बिगड़कर बना है। उस कवि ने क्राइस्ट की कहानी का दूसरा रूप ही दिया है। वही इधर भारत में आकर और भी बिगड़ गया है। गलीली की झील के स्थान पर यमुना नदी कर दी गई है और उसके चमत्कारों को भी दूसरे ढंग से वर्णन किया गया है। एक देश की कहानी दूसरे देश में इसी प्रकार बदल जाती है। मैं इस पुस्तक पर एक बड़ा ग्रंथ लिखने का विचार कर रहा हूं। राजनीतिक विजय के पहले इंग्लैंड ने भारत को सांस्कृतिक विजय कर लिया था। यह इस पुस्तक से सिद्ध होता है। दूसरी पुस्तक रामायण तो स्पष्ट ही होम की पुस्तक का भावानुवाद है। अनुवाद अच्छा नहीं हुआ है। लिसिदास नाम का कोई अनुवादक था, उसी का नाम बिगड़कर तुलसीदास हो गया। हेलेन के स्थान पर सीता नाम रखा गया। ट्राय का युद्ध ही राम रावण का युद्ध लिखा गया है। 2 और बातें हो सकती हैं। रामायण के राम वही रोमन है जिसने रोम नगर की नींव डाली हो, या मिस्र के राजा रेमेसिस हो। इन विषयों पर अवकाश मिलने पर छानबीन करूंगा। हनुमान तो स्पष्ट ही जर्मन नाम है। उन्हीं के वंश में एक और हनुमान हुए हैं जिन्होंने होम्योपैथिक दवा का आविष्कार किया था।
ये लोग यूरोपीय थे। इसका एक और प्रमाण यह है कि अनेक नगर यूरोप में इन्हीं लोगों के नाम पर बसे हैं। राम के नाम पर रोम, रावण के नाम पर फ्रांस में रोआ, लक्ष्मण के नाम पर लक्समबुर्ग इत्यादि। इस सब बातों से पता चलता है कि सारे संसार में सभ्यता फैलाने वाले यूरोपियन थे। इन्हीं लोगों ने सबको शिक्षा दी है और इन्हीं लोगों के ग्रंथ किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं। मुझे हिंदी पढ़ने से बड़ा लाभ हुआ। संसार में उसी विचार द्वारा एकता फैलाई जा सकती है जिसका नेतृत्व यूरोप करेगा। किंतु जब तक संसार के सारे देशों को यूरोपवासी विजय न कर ले, ऐसा करने में कठिनाई होगी। मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने हिंदी पहले क्यों नहीं पढ़ी। इससे यूरोपियन संस्कृति के विस्तार का मुझे बड़ा ज्ञान हो गया। मैं और भी हिंदी की पुस्तकें मंगाकर पढ़ने लगा। चैप्टर 30 हिंदी उर्दू। आशा है मेरे देशवासी मुझसे इस बात पर रुष्ट न होंगे जब मैं ये कहूं कि मेरा हिंदी के प्रति प्रेम प्रतिदिन बढ़ने लगा। अपनी मातृभाषा छोड़कर दूसरों की भाषा के प्रति प्रेम करना कुछ अस्वाभाविक अवश्य जान पड़ता है, किंतु इसमें दो बातें हैं। एक तो मैंने अंग्रेजी छोड़ी नहीं, दूसरे मैंने ये सोचा कि भारतवासियों की संस्कृति बहुत पुरानी है। मैं तो जानता ही नहीं, परंतु मेरे देश के कुछ लेखकों ने इनके साहित्य की भी बड़ी प्रशंसा की है। फिर जब ये हमारे देश की भाषा के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम दिखलाते हैं, तब अवश्य ये भी एक गुण होगा। एक और बात है, उर्दू से मुझे हिंदी काव्य में अधिक आनंद आने लगा। उसका एक कारण तो ये था कि उर्दू में मार काट का ही विवरण अधिक है और मेरा तो प्रतिदिन का ये कार्य ही है कि मारूं और मौत के घाट उतार दूं। इसलिए उसमें विशेष मनोरंजन नहीं हुआ। यहाँ तो हमें नृत्य और संगीत का आनंद आता था और हिंदी लेखकों का, विशेषकर कवियों का दिमाग तो बहुत ही उपजाऊ है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी जिसमें 500 छंद केवल नाक के नथ पर थे। ऐसी ही एक पुस्तक एक लेखक ने लिख डाली है केवल नागफनी के कांटे पर। हिंदी के लेखकों की यह विशेषता है कि भूत से लेकर ईश्वर के कान तक पर ये लिख सकते हैं और इतना जितना शेक्सपियर ने सब मिलाकर लिखा होगा। इसी बीच एक दिन मेरे पुराने मौलवी साहब आ गए। उनके त्योहार ईद का अवसर था। मैंने 5 रुपये उनके हवाले किए। वे जा ही रहे थे कि उसी समय पंडित जी भी पहुंच गए। दोनों व्यक्तियों का मैंने परिचय कराया। मौलवी साहब को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं। पंडित जी को इस बात पर तजुब हुआ कि मैंने उर्दू भी पढ़ी है और हिंदी तथा उर्दू पर कुछ बात होने लगी। दोनों ओर से दूसरे की भाषा के दोष बताए जा रहे थे। उस दिन मेरी आंख खुली और मैंने जाना कि दोनों में से किसी भाषा में कोई गुण नहीं है। दोनों भाषाएं क्या हैं, दोषों की खाने हैं। कितनी देर तक विवाद होता रहा मुझे स्मरण नहीं है, क्योंकि मुझे उस समय होश आया जब भाषा की सीमा को ये दोनों विद्वान पार कर चुके थे और इस्लाम तथा हिंदू धर्म पर विवाद होने लगा था और वह व्यक्तिगत आचार व्यवहार, शरीर स्वास्थ्य तक आ गया। मैं कह नहीं सकता, किंतु मैं न होता तो मेरा कमरा अखाड़े का स्वरूप धारण करता। मैंने मन में सोचा कि जब एक हिंदू तथा मुसलमान इतने स्वाभिमानी हैं कि यदि अंग्रेज उनके बीच में न हो तो अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, तब जहां करोड़ों हिंदू और मुसलमान रहते हैं वहां यदि उनके बीच कोई अंग्रेज न हो तो कैसे ये लोग रहेंगे। मैंने किसी भांति उन्हें शांत किया और वे लोग वहां से एक उत्तर और एक दक्षिण की ओर चले। उनकी दृढ़ता की मैं प्रशंसा करने लगा कि एक सड़क पर भी दोनों साथ नहीं चले। पंडित जी तो बराबर आते ही थे। अब मुझे एक ऐसे विद्वान की खोज हुई जो पंडित जी से अधिक योग्य हो। मैंने स्थानीय अंग्रेजी पत्र में विज्ञापन दे दिया। मैंने सोचा कि कानपुर में 2-1 सज्जन मिल ही जाएंगे, क्योंकि कानपुर में कई कॉलेज भी हैं। यद्यपि कुलियों की आबादी यहाँ अधिक है, फिर भी हिंदी के विद्वान जिन्होंने आलोचनात्मक ढंग से अध्ययन किया हो मिल ही जाएंगे। 5-6 दिनों के बाद एक दिन संध्या समय मैं परेड से लौटा तो मेरी मेज पर पत्रों का एक गट्ठर रखा था। मुझे संदेह हुआ कि डाकिया अपना बंडल भूल गया है। मैंने बेरा से पूछा तो उसने कहा कि हुजूर यह सब पत्र आपके हैं। मेरे पास 2-1 पत्र प्रतिदिन आते थे। इतने पत्र कहां से आ गए। मैंने उनमें से एक देखा तो ज्ञात हुआ मैंने जो विज्ञापन दे रखा था उसी का आवेदन पत्र था। 1 2 3 सब वही। कुछ इधर उधर देखा, कानपुर ही नहीं लखनऊ, बनारस, दिल्ली सब स्थानों से आवेदन पत्र मिले। मैं घबरा गया। बेरा को दिया कि इससे चाय बनाना। मुझे इससे ये पता चला कि भारतवर्ष में हिंदी के विद्वानों की संख्या अनंत है। उस ढेर में से मैंने यूं ही कानपुर के एक व्यक्ति का पत्र उठा लिया और उन्हें पत्र लिख दिया। वह सज्जन मिले। वह युवक थे, कवि भी थे, हिंदी के विद्वान भी थे और बातचीत से उनमें मनुष्यता पाई जाती थी। मुझे मिलकर प्रसन्नता हुई। कानपुर के एक कॉलेज में वह हिंदी पढ़ाते थे। उन्होंने हिंदी के विषय में बहुत सी बातें मुझे बताईं और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे प्रतिदिन अपनी रचना सुनाते थे। कविता कैसी थी वह जानने की मुझमें क्षमता न थी, पर उनका गला सुरीला था और याद भी उन्हें खूब था। उनके कॉलेज में एक दिन कवि सम्मेलन था। मुझे बड़े आग्रह से वह वहां ले गए। मैं एक बार उर्दू के कवियों के कविता पाठ में गया था। वह मैं कहीं लिख चुका हूं। हिंदी का कवि सम्मेलन भी कुछ वैसा ही होता है। मैं तो यूं ही उत्सुक था। प्रोफेसर साहब के कहने से और भी तैयार हो गया और चला। 7 बजे का समय था। 8 बजे प्रोफेसर साहब मेरे यहाँ आए।
8:30 बजे वहां पहुंचे। भीड़ काफी एकत्र हो गई थी, परंतु सभापति महोदय नहीं थे। सभापति महोदय बनारस से आए थे। मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा कि यदि वह न आए हो तो दूसरे को बैठाकर आरंभ कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, वे आ गए हैं। अभी संध्या को उनकी गाड़ी आई है। उनकी भान पीसी जा रही है। छान लें तो आए। चैप्टर 31 कवि सम्मेलन। मैंने पंडित जी से पूछा कि भांग क्या वस्तु है। उन्होंने बताया कि भांग एक पत्ती होती है, उसे पीसकर हिंदू लोग पीते हैं। इसके पीने से ये लाभ होता है कि जो एक बोतल जान निवाकर नहीं कर सकता, वह एक छोटी सी भांग की गोली कर देती है। मैंने पंडित जी से पूछा कि क्या यह नशे की वस्तु है। उन्होंने बताया कि नशा भी ऐसा वैसा एक झोंके में गौरीशंकर से अटलांटा तक ले जा सकती है। और जैसे आपके यहाँ शैंपेन है, जिन है, क्लैरेट है, शेरी है, विस्की है, ब्रांडी है और पंचमेल का कटेल है, उसी भांति इसमें भी दूधिया है, संतरे की है, कसेरू की है, फालसे की है, अंगूरी है, मलाई की है। बादाम तो सभी में रहता ही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देवता शंकर भगवान सवेरे शाम इसे छानते हैं। मैंने पूछा कवि लोगों के लिए क्या आवश्यक है। पंडित जी बोले इसमें भी दो मत हैं। प्राचीन धर्रे पर चलने वाले कवि जो सवैया तथा कवित्व पढ़ते हैं, भांग पर ही संतोष करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि उसमें कुछ भारतीयता है और महादेव को रुचिकर है। नए विचार वाले सोचते हैं कि कौंसिल और बट्टे की झंझट करे और पीसने की कसरत में समय तथा शक्ति का अपव्यय करे। उन्होंने सम्मेलन के संयोजकों के मत्थे एक आधा या बोतल मंगवाया, चुपके से सूटकेस में रखा, किसी को पता भी नहीं। सम्मेलन में चलते समय एक आध गिलास और वहां से लौटकर एक आध गिलास जमा लिया। सम्मेलन सफल हो गया। इस संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि कवि सम्मेलनों में कॉलेजों के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के डॉक्टर आदि भी तो आते हैं। भांग छानना उनकी शान के अनुकूल नहीं है। मदिरा यदि विलायती हो तब तो पीना गुण समझा जाता है। एक बात और है, पंडित जी ने उसी सांस में बताया, मुशायरों में इसी का दौर चलता है और कवियों को शायरों से टक्कर लेनी होती है, इसलिए कवियों ने भी यही उचित समझा कि इसी को अपनाया जाए। भांग पीने से आजकल के ऊंचे दर्जे के कवि अपने को हीन समझने लगते हैं। सभापति महोदय आए। सब लोगों ने उन्हें माला पहनाई। सम्मेलन आरंभ हुआ। पहले एक व्यक्ति आए। उन्होंने एक गीत गाया। हाथ से भाव भी बताते जाते थे, सिर भी हिलाते जाते थे। ये कहना कम से कम मेरे ऐसे नए आदमी के लिए कठिन था कि वह गा रहे हैं कि कविता पढ़ रहे हैं। फिर एक सज्जन आए। वह वीररस की कविता पढ़ रहे थे। कविता में वीरता का रस तो मुझे कम जान पड़ा, किंतु उनके हाथ पांव के पैतरे से जान पड़ा कि कवि महोदय अवश्य ही वीर होंगे और लड़कपन में तलवार चलाने की शिक्षा भी इन्हें मिली होगी जिससे ये अब भूल गए थे। फिर एक और महोदय आए। तुलसीदास के बाद जान पड़ता है इन्होंने महाकाव्य लिखा था। पढ़ना आरंभ किया। सभापति महोदय सोच रहे थे कि अब समाप्त होता है, तब समाप्त होता है। दूसरे कवि समझते थे कि अब हमारी बारी ही नहीं आएगी। जनता इतनी समझदार न थी। उसने ताली पिटी। इन्होंने समझा कि मेरे काव्य की उड़ान तक जनता ही पहुंच सकी। और भी पन्ने इन्होंने उल्टे। जनता की तालियों में और बल आया। कवि और जनता की इस होड़ में जनता की विजय हुई और लोग उनके काव्य का रस नहीं ले सके। यही सिलसिला चलता रहा। 76 कवि थे। कविता तो सुंदर रही होगी। मुझसे अधिक समझने वालों ने उनमें और भी सुंदरता देखी होगी। राष्ट्रीय कविताएं भी हुई। अभी तक हम राष्ट्रीय कविता का अर्थ यह समझते थे कि उसमें देश के प्रति प्रेम होगा या राष्ट्र की भावनाएं जागृत करने के लिए लिखी गई होगी, किंतु हमें जान पड़ा कि हिंदी में राष्ट्रीय कविता का अर्थ है अंग्रेजों को गाली देना। ब्रिटिश शासन को नहीं, अंग्रेजों को। किंतु इन सबसे मजेदार बात हमें एक और लगी, जितने कवि थे सबके एक न एक उपनाम थे। मुझे कुछ उपनाम स्मरण हैं। वो ये हैं उज्बक, खटमल, मेढक, झींगुर, कूचा, बबूल, मदार, बैंगन, चौराई, चैला, बरगद, जमालगोटा, खुखड़ी, भुखड़ी इत्यादि। मैंने पंडित जी से पूछा कि ऐसे नाम क्यों कवि लोग रखते हैं। उन्होंने कहा कि बात यह है कि जितने फल, फूल, पक्षी, पशु थे, सबके नाम पुराने कवियों ने अपना लिए। नए कवियों के लिए अब और कुछ रहा नहीं। जब कौओं ने बोलना आरंभ किया तब इन कवियों ने पढ़ना बंद किया। मैं भी बाहर निकला। कवि लोग जलपान के लिए एक कमरे में जा रहे थे। बाहर निकला तो मंत्री महोदय को 3-4 कवि घेरे हुए थे। एक कह रहा था मगर मैं सेकंड क्लास में आया हूं। एक कह रहा था 51 नहीं तो 31 मिलना ही चाहिए, मेरा और कोई व्यवसाय नहीं है। एक ने मंत्री महोदय का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप जानते हैं मैं प्रोफेसर हूं, कई पुस्तकों का प्रणेता हूं। मैं पहले बिना लिए आता नहीं, आप 101 मुझे दे दीजिए। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या बात है। पंडित जी ने मुझे समझाया कि हिंदी कविता का बहुत मूल्य होता है। यह मुफ्त नहीं सुनाई जाती। जिस साहित्य का कोई मूल्य नहीं वह भी कोई साहित्य है। चैप्टर 32 टक्कर। मुझे भारत में आए 2 साल से ऊपर हो गए, किंतु आज जिस घटना का विवरण मैं अंकित कर रहा हूं वह बड़ी ही विचित्र है। यो तो भारतवर्ष में कुछ भी विचित्र हो नहीं सकता। सारे संसार में 7 विचित्रताएं हैं, किंतु अकेले भारत में 7000 विचित्रताएं मिलेंगी।
यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति विचित्र है, सबकी बात विचित्र है, सब प्रथाएं विचित्र हैं और हम लोग इंग्लैंड से आकर यहाँ विचित्र हो जाते हैं। एक रात क्लब से मैं तथा कैप्टन ऑसहेड कार पर चले आ रहे थे। उस दिन कर्नल डू नथिंग से बाजी लगी थी, वह हार गए और उन्हें 4 बोतल विस्की पिलानी पड़ी। उनमें से 3 बोतल कैप्टन ऑसहेड पी गए। सैनिक अफसर अपनी बुद्धि सदा रिजर्व में रखते हैं। यदि सदा यूं ही व्यय किया करें तो रणक्षेत्र में कैसे कौशल दिखा सकते हैं। इसलिए मस्तिष्क के एक सुरक्षित कोने में वह बुद्धि रखते हैं और जब उनके रक्त में वह तरल पदार्थ भिन जाता है जिसे साधारण जनता मदिरा के नाम से पुकारती है, किंतु शिष्ट समाज जिसे अंगूर का रस कहता है, तब तो बुद्धि उसी में डूब जाती है। यही हाल कैप्टन ऑसहेड का हुआ। कार का संभालना उन्हीं के हाथों में था। उनके रुधिर की गति, कार की गति एक ही थी। एक मोड़ के पास एक ओर से एक तांगा आ रहा था। हमारी कार ने उसके पहिए के साथ टक्कर ली। साइस और सवार दोनों साथ देने पर तुले थे, दोनों गिरे। घोड़ा समझदार था, वह तांगा लेकर भागा। कार का इंजन बंद हो गया। मुझ पहले पता नहीं था कि टक्कर होश में लाने की एक दवा भी है। कैप्टन साहब को होश आ गया। वह कार से उतर पड़े, मैं भी उतर पड़ा, ये देखने के लिए कि बात क्या है। कार के पास 2 व्यक्ति सड़क पर लेटे हुए थे। कार में कुछ विशेष बिगड़ा नहीं था, ठीक हो गई। मैंने कहा, इन्हें अस्पताल ले चलना चाहिए। कप्तान साहब बोले, तुम भी अंग्रेज होकर डरते हो। अंग्रेज तो वीर जाति होती है जो युद्ध में सेना की सेना का सफाया कर देती है। वह 2 आदमियों की मृत्यु से डर जाए, ये कैसी वीरता है। मैंने कहा, ठीक है, भारतवासी भी वीर होते हैं, मरने से डरते ही नहीं, मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऑसहेड ने पूछा, तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए। मैंने कहा, 2 साल के लगभग। उन्होंने कहा, तभी तुम ये भी नहीं जानते कि भारतवासी प्लेग, कालरा और थाइसिस में कितने मरते हैं। मैंने कहा कि इसके अध्ययन करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, किंतु यदि इंग्लैंड में ऐसी घटना होती तो आप क्या करते। ऑसहेड बोले, अंग्रेज जाति के जीवन की रक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि उसी के द्वारा संसार में सभ्यता का प्रसार होगा और हो रहा है, और संसार की व्यवस्था को ठीक अंग्रेज ही कर सकते हैं। उनकी रक्षा तो आवश्यक है। इसी बीच 2 पुलिसमैन गश्त लगाते वहां पहुंच गए। हिंदुस्तानी पुलिस बड़ी शिष्ट होती है। जब उन्होंने देखा कि भारत के शासकों के 2 प्रतिनिधि वहां खड़े हैं, उन्होंने झुककर सलाम किया। ऑसहेड के कुछ कहने के पहले मैंने उनसे कहा, इन्हें कार में रखो। दोनों व्यक्तियों को कार में रखकर हम लोग सरकारी अस्पताल में पहुंचे। कांस्टेबल डॉक्टर को बुलाने लगा। डॉक्टर का पहले पता ही नहीं लग रहा था, यद्यपि अभी 10 ही बज रहे थे। एक स्थान पर पता लगा कि डॉक्टर साहब एक मरीज देखने गए हैं। एक डॉक्टर महोदय गाना सुनने गए थे। एक डॉक्टर साहब अभी अभी सोए थे, उन्हें कोई जगा नहीं सकता था। मैंने इनके नौकर को डांटा। किसी प्रकार उसने भीतर जाकर कहा और लौटकर बोला कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि सवेरे लाइए। मुझे डॉक्टर साहब की यह बात बहुत अच्छी लगी। दिन को बीमार अथवा घायल की जिस भांति परीक्षा हो सकती है, रात को नहीं। इसी के साथ एक और बात है, रात भर में यदि रोगी अथवा घायल की अवस्था सुधर गई तो औषधि तथा डॉक्टरी के व्यय से लोग बच जाएंगे, और यदि नहीं तो व्यर्थ में डॉक्टर को कष्ट देने का कोई प्रयोजन भी नहीं। ये जितनी बातें हैं डॉक्टर लोग हित के लिए ही कहते हैं। लोग समझे नहीं तो दोष किसका है। मैंने नौकर से कहा कि जाकर कह दो कि लेफ्टिनेंट पिक्सन तथा कैप्टन ऑसहेड आए हैं। सीजे के संबंध में सुना गया है कि वह गया, उसने देखा और विजय हो गई। परंतु अंग्रेजी नाम का जादू मैंने अभी देखा। डॉक्टर साहब सरकारी प्रांतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। हम लोगों से वेतन भी अधिक पाते होंगे, रोब-दाब भी काफी ही होगा, जैसा पहले उनके नौकर की बातों से पता चला। किंतु अंग्रेजी नाम सुनते ही विद्युत गति उनके शरीर में आ गई। नौकर से अपना बैठक खोलने को कहा और तुरंत हम लोग बड़े आदर से बैठाए गए। हम लोगों ने सब हाल सुनाया। फलस्वरूप वह अपने नौकर पर बहुत बिगड़े। बोले, सर्वसाधारण के काम के लिए तुरंत तैयार रहना चाहिए। इसने ठीक ठीक हमें सूचना नहीं दी। नौकर को गालियां भी दी। हम लोगों से क्षमा मांगी, सिगरेट पिलाई। मैंने कहा, खातिरदारी तो पीछे भी हो सकती है, 2 घायल हैं, उन्हें देखना आवश्यक है। पुलिसमैन उन्हें ले गए। मैंने सब बयान किया। एक के सीने में चोट आई थी, दूसरे की टांगों में। चोट कुछ अधिक अवश्य थी, किंतु भयानक नहीं थी। 10-15 दिनों में ठीक हो जाने की संभावना थी।